तहाँ जावत हस जा रे बेटा, जल्दी ते लहुट के आना। लाला जल्दी ते लहुट के आना। इही माटी मरे बेटा, खेले कूदे हवसगा, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। जल्दी ते लहुट के आना। के लालन बेटा तैं तो सिद्धवा लाल रे, इहे कर्म है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। अरे ये भुइया के लालन बेटा तैं तो सिद्धवा लाल रे, इहे कर्म है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन टूटे रे संगी, भुइया ले रिश्ता निभाना। लाला भुइया ले रिश्ता निभाना। जल्दी ते लहुट के आना। कलाकारों की दुनिया खैरागढ़ से मैं सावन कुमार सोनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शुक्रवार का दिन है, पुनः हम लोग खैरागढ़ के रत्न कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। एक आलेख का कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अपने रूप और शरीर को संवारना यद्यपि बुरी बात नहीं है, यद्यपि थोड़ी देर की चमक दमक और सुंदरता के लिए अपने जीवन को खतरे में डालना गलत है। वास्तव में भीतर से खोखला व्यक्ति ही बाहरी सौंदर्य की ओर अधिक आकर्षित होता है। सच पूछा जाए तो चित्र विचित्र पोशाक और बहुत अधिक श्रृंगार शरीर को भले ही कुछ देर के लिए सुंदर दिखा दें, किंतु व्यक्तित्व को तो कमजोर ही करते हैं। इसलिए शरीर को बहुत अधिक सजाने से भी ज्यादा जरूरी है अपने भीतर, अपने अंतस, अपने मन, बुद्धि और विचारों को संवारा जाए, अपने कार्यों को बेहतर बनाया जाए, अपने भीतर गुणों और योग्यताओं का एक ऐसा खजाना विकसित किया जाए कि बाहरी सौंदर्य उसके सामने गौण हो जाए। ये उस आलेख का अंश था जिसकी लेखिका हैं सुश्री डॉक्टर साधना अग्रवाल जी। आलेख का नाम है बेटियां तंग कपड़े पहनने का परिणाम सुन लें। अभी इस आलेख पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतिथि के स्वरूप सुश्री डॉक्टर साधना अग्रवाल जी आज उपस्थित हैं और अभी विस्तार से हम बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हम आज डॉक्टर साधना अग्रवाल जी से करेंगे। चलिए उनका मूल परिचय, हालांकि देखिए डॉक्टर साधना अग्रवाल एक ऐसी व्यक्तित्व हैं खैरागढ़ में जिनको कहीं किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आवश्यकता उनको किसी परिचय का है नहीं। आपके इसी नगर की बिटिया हैं और सभी विशेष रूप से उनसे बहुत भली भांति परिचित हैं। बहुत ही शानदार व्याख्याता के रूप में जानी जाती हैं, बहुत ही आकर्षक, बहुत प्रभावशील व्यक्तित्व की धनी हैं। लेकिन जैसा कि कार्यक्रम की परंपरा रही है, कार्यक्रम का स्वरूप है, मुझे उनका एक संक्षिप्त परिचय मंच से देना होगा। जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर 1960 के दिन डॉक्टर साधना अग्रवाल जी का इसी खैरागढ़ नगर के बख्शी मार्ग स्थित निवास स्थान में पिता स्वर्गीय श्री राम सहाय अग्रवाल जी और माता श्रीमती सुभाषिणी अग्रवाल जी के आंगन में उनका जन्म हुआ था।
पिता पेशे से लोहा का कार्य किया करते थे, लोहे की दुकान उनकी हुआ करती थी और विशेष रूप से वैद्यराज के नाम से उनकी बहुत ख्याति थी। जड़ी बूटियों का उनका व्यवसाय था। एकमात्र उस दौर में खैरागढ़ में जड़ी बूटियों का यदि कोई संस्थान था, कोई संस्था थी, तो स्वर्गीय राम सहाय अग्रवाल जी का जो प्रतिष्ठान था वही था। दादाजी स्वर्गीय दयाराम साव जी भी विशेष रूप से बहुत वैद्य के कार्य में सिद्धहस्त थे और खैरागढ़ रियासत में जो जूरी मेंबर हुआ करती थी उस दौर में, आपके दादाजी के दौर में, तो 3 सदस्यीय वो जूरी का मेंबरों की 3 सदस्यीय टीम हुआ करती थी। उसमें दादा स्वर्गीय दयाराम साव जी भी उस जूरी सदस्य के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुआ करते थे और विशेष रूप से लोगों की पीड़ा को हरने का, उनको दवाई देने का, उनको जड़ी बूटी उपलब्ध कराने का वैद्य के रूप में बहुत शानदार अपनी सेवा खैरागढ़ नगर में प्रदान किया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साधना अग्रवाल जी की। शिक्षा प्रारंभिक आपकी पहली से लेकर 11वीं मैट्रिक, उस समय हायर सेकेंडरी 11वीं तक हुआ करती थी। आपने कन्याशाला खैरागढ़ से अपनी शिक्षा प्राप्त की। तदुपरांत आपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की डिग्री वहां से आपने प्राप्त की। एक सहायक विषय के रूप में सितार भी आपने चयन किया था। उसके बाद एमए की डिग्री के लिए आपने रविशंकर विश्वविद्यालय का रुख किया, जहां से संस्कृत विषय में आपने एमए की डिग्री प्राप्त की और संस्कृत में आप रविशंकर विश्वविद्यालय से प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए आपको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। बीए ऑनर्स संस्कृत में, क्षमा करिएगा मुझे, बीए ऑनर्स में गोल्ड मेडल था, दोनों में था? अच्छा, दोनों में था, चलिए मुझे क्षमा करिएगा। कोई बात नहीं, मैडम बैठी हुई हैं, बता रही हैं दोनों में था, बीए ऑनर्स में। और एक बड़ा शानदार किस्सा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। बीए ऑनर्स की पढ़ाई जब डॉक्टर साधना अग्रवाल जी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से कर रही थी, तो 1980 का जो दीक्षांत समारोह था, जिसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, सत्यजीत रे जिनको आप बहुत सुंदर निर्देशक के रूप में जानते हैं, आशा भोसले जी, रविंद्र जैन जी, रुक्मणी देवी अरुणेल जी, बहुत नामी ग्रामी शख्सियतों ने शिरकत उस दीक्षांत समारोह में की थी और उसी दीक्षांत समारोह में डॉक्टर साधना अग्रवाल जी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। ये एक अतीत में छुपी हुई बहुत सुनहरी यादें हैं जिसको मैंने आपसे साझा करने की कोशिश की। उसके बाद बीएड एमएड आपने रविशंकर, बीएड और एमएड की जो उपाधि है वो आपने रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त की। तदुपरांत आपने पीएचडी संस्कृत के गीति काव्यों में ललित कलाएं, इस विषय पर आपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से आपने अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, आपने शोध किया। ये शैक्षणिक गतिविधियां मैं आपको अभी बता रहा था। चलिए और सेवा कार्यों के बारे में भी जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें और मैडम के संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे भेंट करवाता हूं डॉक्टर साधना अग्रवाल जी से। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मैडम। बहुत सारी चर्चाएं आज आपसे मुझे करनी है, बहुत सारे विषय हैं जिनमें हम लोग चाहते हैं कि आपसे उसमें राय लिया जाए। सर्वप्रथम तो आप विशेष रूप से मैडम एक वरिष्ठ व्याख्याता और बहुत अच्छे स्तर पर गुरु के स्वरूप में आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, बहुत प्रतिष्ठा है। स्कूल प्राचार्य रहते हुए एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे नवाचार के काम किए थे और बहुत सारे शिक्षा को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, शिक्षा की पद्धतियों को लेकर आपने बहुत सारे प्रयोग किए थे। उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताने की कोशिश करें। जब शिक्षा विभाग में 1985 में मैं व्याख्याता के पद पर आई थी और 1999 में हाई स्कूल प्राचार्य का प्रथम पदभार मैंने हाई स्कूल सलोनी में ज्वाइन किया था जी, जो भूमिका के पास में है जी जी, राजनांदगांव जिले में है। बहुत प्यारा सा स्कूल था। उस स्कूल की विशेषता ये थी कि वहाँ पर पहली से 10वीं तक एक ही कैंपस में
कक्षाएं लगती थी जी और उस स्कूल की मैं पहली प्राचार्य बन के गई थी। जी। और वो गांव भी अपने नाम के अनुकूल बहुत प्यारा गांव था। उस गांव के लोगों गांव में जाने के बाद मेरी सेवा प्राचार्य के रूप में गांव में पहली बार थी। अच्छा। तो मैं गांव के बच्चों को समझना चाहती थी कि ये किन किन चीज़ों से वंचित हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि शहरी क्षेत्र के बच्चे बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों को पा लेते हैं। जी हाँ जी हाँ। जब मैंने बच्चों से जिक्र किया था कि बाल मेला के बारे में, अच्छा। कि हम 14 नवंबर आ रहा है, बाल मेला करेंगे सलोनी में जी। तो बाल मेला में अपन स्टॉल लगाएंगे। हाँ। तो मैंने देखा कि सारे बच्चे अनुत्तरित और हतप्रभ थे, ये स्टॉल क्या होता है। तो मैंने कहा था दुकान लगाएंगे। तो फिर भी नहीं समझ में आया कि हम लोग दुकान कैसे लगाएंगे जी। तो मुझे समझ में आया कि बाल मेला होता है कि नहीं होता है। तो नहीं जानते बोले बाल मेला। तो मुझे बहुत भीतर से पीड़ा हुई कि बाल मेला एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं जी। बहुत खुशियाँ ये करते हैं, तरह तरह के उसमें कार्यक्रम होते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं जी। और एक तरह से व्यापार का लेना देना उसी में सीखता पाते हैं। हम लोग वैसे ही सीखे थे अपने स्कूल में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मुझे अपना बचपना याद आया और इतने लंबे अरसे के दरमियान और ये गांव के बच्चे इतनी छोटी छोटी सुख से वंचित हैं। उस समय मैं संकुल प्राचार्य थी। अच्छा। 11 स्कूल मेरे अंडर में था, प्राइमरी मिडिल स्कूल। जी। तो हमने संकुल स्तर पर बाल मेला का आयोजन किया। अच्छा। संकुल के शिक्षक भी बहुत कम जानते थे कि कैसे आयोजन होगा। जी। तो शिक्षकों को भी हमने शामिल किया। आपके अधीनस्थ पूरे 11 स्कूलों में आपने बाल दिवस का आयोजन? उस समय संकुल की व्यवस्था थी। अभी भी संकुल प्राचार्य की व्यवस्था है जी। कि शिक्षा की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से 10-11 स्कूलों को एक एक प्राचार्य को दे दिया जाता है, उसके वेतन आहरण से लेकर के क्वालिटी डेवलपमेंट तक के लिए। तो उस समय भी संकुल व्यवस्था थी 2003 में, 1999 में। तो मैंने संकुल स्तर पर संकुल के सारे विद्यार्थियों सारे शिक्षकों को मिलकर के बाल मेला का आयोजन सलोनी में किया था। और गांव के लोग बहुत उत्साहित थे वहाँ पर। हर नए कार्यक्रम के लिए गांव के लोग तैयार रहते थे, ये बड़ी बात थी मेरे लिए। जी। और शाला विकास समिति के सदस्य भी। तो बाल मेला का जब आयोजन हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे एक छोर से दूसरे छोर ही जो शिक्षक थे वो स्वयं राउत नाचा करके एक कमरे से दूसरे कमरे आकर के ले गए थे। मतलब वो नाचते गाते हुए रहे और सारी प्रतियोगिताएं हमने शिक्षकों के बीच भी रखा और बच्चों के बीच भी रखा। पूरे गांव वाले उसको बहुत मनोरंजन किए, गांव वालों को अच्छा लगा। और तो मुझे लगा कि मैंने कुछ सुख देना शुरू किया बच्चों को करके। जी। उसके बाद हम देखते हैं सावन जी कि पंचायती राज में शासन ने ये अधिकार दे रखा है कि शाला का निरीक्षण पंचायत के सचिव हो या पंचायत के प्रतिनिधि हो वो भी किया करें। पर मुझे लगता था कि पंचायती राज की व्यवस्था में केवल ये बात महत्वपूर्ण हो जाती थी कि कौन से शिक्षक कब आए और कब नहीं आए, बस इतने तक ही उन लोग अपना निरीक्षण को समझते थे, समझ जाओ जी। कई बार गलत भी होता था, यदि किसी पंचायत के व्यक्ति से किसी का विरोध हो गया तो किसी शिक्षक को सही भी आ रहा है तब भी गलत शिकायत हो जाती थी जी। मैंने सोचा कि इनके भीतर इतनी सारी क्षमताएं हैं, कैसे उसका सदुपयोग किया जाए और मेरा काम भी हल्का हो और काम भी सही दिखे। तो चूँकि 11 स्कूल मेरे पास था मेरे अंडर में, तो हमने क्या किया कि एक प्रतियोगिता आयोजित की, उसका नाम रखा मैंने सुंदर साला श्रेष्ठ साला प्रतियोगिता। अच्छा जी। तो उस समय राजीव गांधी मिशन से स्कूल सजाने के लिए कुछ पैसे भी मिलते थे। तो मैंने कहा कि मैं ही क्यों बताऊं कि मेरे संकुल का ये स्कूल अच्छा है, वो स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा सजा है, यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ के बच्चे स्तर अच्छा है, यहाँ का नहीं है, ये सब अपनी नज़रों से देख लें। तो हमने 10 सदस्यों की टीम बनाई। उस सदस्य में मैंने 3 पंचायत थे 11 स्कूल के अंतर्गत, तीनों पंचायत के सरपंच, वहाँ के सचिव, जनपद सदस्य और शाला विकास समिति के मेंबर, संकुल समन्वयक और संकुल प्रभारी जो मिडिल स्कूल के थे, तो वहाँ से घूमका के भी संकुल प्रभारी को और सलोनी के भी संकुल प्रभारी को, ऐसे करके 10 सदस्यों की टीम बनी। उस 10 सदस्यों की टीम को मैंने 2 भागों में बांटा। 5 सदस्य एक स्कूल में जाएंगे, एक तरफ जाएंगे और 5 सदस्य दूसरे तरफ, ताकि एक साथ प्राइमरी स्कूल में 10 टीचर जब पहुंचेंगे तो बच्चे घबरा ना जाएं। तो अलग अलग दिया और ये हमने उनको जिम्मेदारी दी कि सुंदर साला देखने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है जी। और श्रेष्ठ साला, श्रेष्ठता का मतलब था गुणवत्ता से था जी। कि कक्षा बच्चे जो बच्चे के हैं वो अपनी दक्षता हासिल कर पाए कि नहीं पाए, उसके लिए क्वेश्चनर भी तैयार किया गया था। तो श्रेष्ठ साला के लिए मैंने संकुल समन्वयक और संकुल प्रभारी को दिया। श्रेष्ठ साला जो था वो शैक्षणिक स्तर पर आधारित था, इसलिए उसमें ज़्यादातर शिक्षकों को मैंने रखा जी, जी। और सुंदरता का मतलब था सजावट, वो भी हमारा स्कूल के सब्जेक्ट से रिलेटेड सौंदर्य होना चाहिए।
जो हमको कुछ शिक्षा भी दे सके, जी तो वो कितना प्रभावशाली है। जी और छोटे छोटे प्रश्न तो जनप्रतिनिधि भी कर सकते हैं कि गिनती बोलो कि पहाड़ा बोलो कि ये पढ़ के देखो आता है कि नहीं आता है पढ़ना। तो छोटी कक्षाओं को भी मैंने दिया था, कक्षा 1 और 2 और 2 दिन का ये कार्यक्रम था। जी और हमारे पास साधन कुछ नहीं थे कि हमको रवाना कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था हमारे पास साधन नहीं है, सब अपनी अपनी गाड़ी लेके आओगे। तो अच्छा। 5 मोटरसाइकिल में 10 लोग जी सवार होके निकल पड़े और जब 2 दिन का उन लोग कार्यक्रम ये करके आए तो उन्हें बहुत आनंद आया। जी और अच्छी बात थी, मैंने कहा था कि जिस स्कूल में पूरे क्लास के बच्चे क्वालिटी में अच्छे होंगे जी। और जहाँ सजावट अच्छी होगी उस स्कूल को फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा। अच्छा, पुरस्कृत करने का पुरस्कृत करने का प्रावधान था प्रावधान हम उसमें। लोगों ने रखा था। जी उसके बाद फिर उन लोग जब देख के आए तो आश्चर्य मुझे ये हुआ कि सुंदरता के दृष्टिकोण से बहुत सारी शालाओं का नाम आया, परंतु जब मैंने क्वालिटी के दृष्टिकोण से जब पूछा जी तो क्वालिटी में ये बात आई कि किसी स्कूल में कक्षा पहली श्रेष्ठ था, किसी स्कूल में दूसरी श्रेष्ठ था, जी। किसी स्कूल में तीसरी, चौथी, किसी में 5वीं था। हम्म, तो फिर हमने पुरस्कार की योजना को बदल दिया। हमने कहा यदि कक्षा 1 जहाँ प्रथम है तो उसको भी हम देंगे पुरस्कार, कक्षा 1 प्रथम श्रेष्ठ शाला, कक्षा 2 प्रथम श्रेष्ठ शाला, जी और जिन स्कूलों में 1 से अधिक कक्षाएं को क्वालिटी अच्छी रहेगी उसको हम श्रेष्ठ शाला बताएंगे जी 2 कक्षा के। तो इस तरह से वो प्रतियोगिता हुई और प्रतियोगिता को होने के बाद में मैंने देखा कि जनप्रतिनिधियों में अब हमारे स्कूल को देखने का नज़रिया बदल गया उनका। जी अब वो केवल टीचर कब आते हैं कब जाते से मतलब न रख के क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्कूल रखते हैं, इससे भी वो जुड़ गए। तो ये सुंदर शाला श्रेष्ठ शाला प्रतियोगिता करके थी। उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, सावन जी बताऊं मैं आपको कि मेरे लिए विद्यार्थी सबसे बड़े अधिकारी थे मेरे। जी मैडम। मैं उन्हें ही अधिकारी मानती थी। जी और अधिकारी कोई आएंगे, मुझे पता था कि आएंगे अचानक, हो सकता है कोई कमजोरी देख के चले जाएं और वो निर्देशन देंगे, निर्देश भी हम मानेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन प्रतिपल प्रतिक्षण हमें जो देखने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो बच्चे हैं बच्चे हमारे। हैं जी और हम स्कूल है तो हम हैं, जी और बच्चे हैं तभी स्कूल है। जी 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 जी। यही बातें हम अपने शिक्षकों को भी हमेशा मैं कहती थी। प्राध्यापक के क्रियाकलापों से बिल्कुल डायरेक्टली यदि कोई प्रभावित होता है तो सबसे पहले बच्चा सबसे होता है। पहले बच्चे होते हैं जी। जो प्रत्येक गतिविधि को वॉच करते जी हैं। हाँ, जी हाँ, केवल जी। वॉच ही नहीं करते, उसका अनुकरण भी करते अनुकरण भी करते हैं। और अनुकरण ही नहीं करते, उस बात को वो अपने घर और न जाने कितनी दूर तक ले जाते हैं, लेकर जाते हैं। उनके घर की ओर से बाल स्वरूप है जी। बाल स्वरूप हैं। जी जी तो फिर मेरा मतलब उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लेकर था सुंदरता, स्वच्छता और गुणवत्ता। जी। ये 3 क्षेत्र पर मेरा फोकस होता था। कन्याशाला में आने के बाद भी मुझे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि मैडम उसी स्कूल में आप पढ़ी हैं और पढ़ाए हुए टीचर ही आपके हैं तो आपको कन्याशाला नहीं आना चाहिए। जी खैरागढ़ में आना और वर्क करना कोई सरल बात नहीं है जी संस्था प्रमुख के रूप में, तो आपको नहीं आना चाहिए। प्रशासन का जब आदेश हुआ तो मैं खैरागढ़ में भी आई। सलोनी के बाद मेरा ट्रांसफ़र ठेलगाड़ी में भी हुआ, गंडे में भी हुआ। जी वहाँ कम समय रही, फिर अधिकांश समय डाइट में भी रही मैं, जी। और डाइट के बाद मैं खैरागढ़ में आई। जी तो मैंने देखा कि स्टाफ तो कम था, बच्चे अधिक थे, स्टाफ कम थे, तो स्कूल को स्वच्छ कैसे रखा जाए जबकि जर्जर बिल्डिंग है। फिर मैंने सोचा कि जैसे घर हमारा जब जर्जर होता है तब पर भी तो हम उसको संवार कर रखते हैं। जी तो बच्चों के बीच में यही बात कहती थी, जी। अपना अपने किसका घर टूटा फूटा जर्जर है, हाथ उठाओ। जी। तो बच्चे उठाते थे, तो उसको रोज़ साफ़ करते हो कि नहीं, संवार कर रखते हो कि नहीं। तो बच्चे मानते थे उस बात को। तो मैंने कहा फिर हमारा स्कूल भी तो ऐसी जर्जर दिख रहा है, पर इसको संवार के तो रखना पड़ेगा, जी। और संवारने के लिए पैसे भी नहीं होता था, है ना। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है कि 2-2 रुपया बच्चे अपने क्लास के कक्षा सजाओ प्रतियोगिता, जी कक्षा सजाओ शाला सजाओ प्रतियोगिता के माध्यम से कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर सजावट होती थी। और कुछ टूटे फूटे फर्नीचर थे उसको उठा करके रंग रोगन करके उसमें नीति वाक्य स्लोगन करके जी। फिर इसको कर दिए। और ये सौभाग्य रहा मेरा कि डाइट में रहने के कारण से कई बार डीएलएड के जो विद्यार्थी जो सेवा में आने के बाद जो प्रशिक्षण लिए थे जी। उसका मुझे केंद्र प्रभारी बनाया गया। हम्म, 2 से मौका मिला। तो केंद्र प्रभारी में जो प्रशिक्षक आए हुए थे वो शिक्षक थे, क्योंकि सर्विस वाले थे, वो नौकरीशुदा थे। तो उनको भी हम लोगों ने कुछ राशि SUPW के अंतर्गत जमा किया और मैंने कहा कि आप इस साल को सजाना है, आपको जी। गर्ल्स स्कूल को सजाना है आपको। तो बड़े बड़े गमले, पौधे लगा करके गमले और बहुत बड़े बड़े पूरे कैंपस में नक्शा। मैंने कहा कि चलते फिरते बच्चा, हर बच्चा कम से कम नक्शा समझे, भारत कैसा है, जी हाँ, जी। छत्तीसगढ़ कैसा है, विश्व कैसा है, जी। कहाँ से कौन सी नदी बहती है, कहाँ कौन से पहाड़ हैं, कौन से रेल मार्ग कैसे जाता है, ये चलते फिरते दिख जाना चाहिए जी, उनको। जी, जी, जी। तो इस तरह से शाला सजावट का काम हम लोगों ने शिक्षकों के सहयोग से भी
अन्य अभी तो शिक्षकों से करवाया। आपके स्कूल में बहुत सुंदर नवीन भवन भी बन गया है, बहुत खूबसूरत स्वरूप है। हाँ, तो मैं आपको कहना चाहूँगी ये जो भवन का जो नक्शा है जी, जी। उसके संबंध में भी पीडब्ल्यूडी विभाग से मेरी बहुत जद्दोजहद लड़ाई मतलब हुई थी। उन्होंने रेखांकन भी कर दिया था चुनाव वगैरह डाल के कि कैसे बनना है। अच्छा। फिर मैंने अटैक भी किया कि नहीं, स्कूल ऐसे नहीं बनेगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो सामने चाहते थे आमने सामना कमरा हो। तो हम कहते थे कि ये स्कूल है, हम चले जाएंगे, स्कूल रहेगा। इधर बच्चों की दर संख्या भी ज़्यादा है, दर संख्या आगे बढ़ेगी ही, तो इधर का शोरगुल इधर का शोरगुल, फिर पढ़ेंगे कैसे बच्चे आपस में? आवाज़ इकोसिस्टम टकराएगा फिर उसमें। बिल्कुल। इस कारण से मुझे काम रोकना पड़ा। फिर मेरी शिकायत भी हुई। अच्छा। शिकायत भी हुई विभाग में, मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग में जी। फिर एजुकेटिव इंजीनियर सर आए, तो हमने कहा कि सर मैं ऐसा चाहती हूँ कि स्कूल ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा आप तो ठीक चाह रही हैं। उन्होंने समझा बातों को, और आज जो नक्शा दिख रहा है वो उसी जद्दोजहद की लड़ाई की उसका परिणाम है। उसका परिणाम हुआ कि नक्शा ऐसे करके मिला। और सावंत जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि प्रार्थना सभा को हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया। प्रार्थना अधिकतर बहुत नीरस हो जाती है जब लंबी होती है तो, पर प्रार्थना सभा को भी हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया। खासकर 1000 बच्चे अध्ययन करते थे। जब 1000 बच्चे अपनी अपनी कक्षा की ओर जब लौटते थे तो एक ड्रम बजता था जिसमें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत के साथ साथ बच्चे अपनी कक्षा में वापस जाते थे। अच्छा। और इस बीच में भी बहुत सारा और अन्य गतिविधियाँ भी होती थी। कई शिक्षकों की, मतलब मेरे पास जब शिकायत आती थी कई बार कि क्या कहते हैं मैडम, अमुक बच्चे आते थे कि मैडम हमारी क्लास खाली है, आप कक्षा में चलिए, किसी को भेजिए जी। बार बार जब ये शिकायत आती थी तो मुझे समझ में आता था कि कुछ शिक्षक शायद तो टाइम टेबल भूल गए हैं जी, या तो कक्षा में जा नहीं रहे हैं जी। तो मैंने एक कप्तान डायरी शुरू की लिखवाना। एक कप्तान डायरी बनवाया मैंने। तो उस कप्तान डायरी का मतलब ये होता था कि उसमें कक्षा का जो कप्तान होता था वो उस कॉलम को भरता था। अच्छा। और जो पढ़ाने वाले शिक्षक हर पीरियड में भरते थे वो क्या पढ़ाए। अच्छा। और उसमें कप्तान का भी साइन होता था जी, कक्षा कप्तान का। और ये हर कक्षा के लिए होता था। शुरू में शिक्षकों ने थोड़ा सा इसके संबंध में ये किया कि मैडम ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा इसमें हम जब सब सही काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत की बात, क्या बुराई है जी, क्या बुराई है। और क्लास के अंत में जब पीरियड खत्म हो जाता था, घंटी लग जाती थी, तब सभी कप्तान मेरे पास अपनी डायरी लेके आते थे। अच्छा। तो मैं देख लेती थी कि किस कक्षा में कौन से विषय की पढ़ाई हुई और नहीं हुई है। यदि लगता था शिक्षक आए थे और फिर भी कक्षा में नहीं जा पाए, तो कभी कभी किसी काम के कारण भी नहीं जा पाते थे अपने कार्य से, तो मैं उनसे बातचीत कर लेती थी और शंका का समाधान हो जाता था। एक स्वरूप में बच्चों को ही मॉनिटरिंग का दायित्व तो आपने दे दिया था। तो और यदि कक्षा कप्तान ना आए तो उप कप्तान रहते थे। और उस डायरी में एक बात और महत्वपूर्ण थी कि कक्षा संचालन के बीच में कौन विद्यार्थी बीच में चला गया। अच्छा। इसकी जानकारी भी कक्षा कप्तान को भरना होता था। अच्छा। और बीच में जो विद्यार्थी गए हैं तो छुट्टी लेकर आवेदन पत्र दिए कि नहीं दिए, तो कक्षा शिक्षक से आवेदन पत्र दो, फिर कप्तान को दिखाओ, उसके बाद लेकर के आओ जी। ये छोटा छोटा प्रयास मतलब मैंने किया था। और एक महत्वपूर्ण बात है कि शिकायतें बात की आती थी, शिक्षक कहते थे कि मैडम बच्चे कॉपी नहीं बनाते हैं या लिखते नहीं हैं, हम इतना लिखाते हैं इसीलिए परीक्षा में कमज़ोर रिजल्ट आता है हमारा जी। तो फिर मैंने विचार किया और इसमें मैंने सोचा कि एक कॉपी मुझे जांचनी है सभी विषय की, सभी कक्षाओं की। अच्छा। तो जांचूं कैसे इसको जी। तो फिर मैं प्रेयर में घोषित कर दी थी कि अमुक दिन अमुक कक्षा के अमुक विषय की कॉपी पूरे मेरे पास आ जाना चाहिए जी। उसके पहले मैं शिक्षकों से पूछ लेती थी कि आपने कहाँ तक पढ़ाया है। हाँ। उनकी डायरी भी खोल के रखती थी मैं, शिक्षकों की डायरी। और वो सारे विद्यार्थी लेके आते थे कॉपी, कप्तान लेके आते थे और मैं दरी बिछा के बिठवाती थी कप्तानों को, बोलती थी आखिरी पन्ने में सील लगा दो। अच्छा। आखिरी पन्ना। परंतु मैं पलट के देखती थी पाठ ठीक है कि नहीं, कहीं कहीं पर जहाँ मुझे दिखता था गोला भी मार देती थी। विद्यार्थियों को लगता था मैडम चेक की हैं जी। कुछ गलतियाँ तो नज़र से दिख जाती थी जी। हाँ जी। मात्राओं की गलती की कुछ और गलती, गोला लगा देती थी रेड पेन से जी। और पूरे विषय की कॉपी, पूरे कक्षा की कॉपी मैं साल में 3 बार चेक करती थी। अच्छा। तो इससे शिक्षक भी ये रहते थे कि हमारी कॉपी तैयार रहना चाहिए। फिर शिक्षकों को नोटिस हो जाती थी कि आपकी कक्षा से केवल इतने ही बच्चों की कॉपी मेरे पास आई है, बाकी कॉपी नहीं आई, कब तक आएगी बता दीजिए आप मुझे जी। इससे बच्चे भी तैयार रहते थे और शिक्षक भी तैयार रहते थे, तो विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन में पढ़ने में सुविधा हो जाती थी। हाँ, इसके साथ साथ सावंत जी मैंने मतलब शिक्षा समस्या और समाधान पर प्राथमिक और मिडिल स्कूल के जो बच्चे थे उनके जो विषय थे, विषय, पाठ्यक्रम और विभाग, शिक्षक, इन चारों की समस्याओं को समाधान पूर्वक उस समय सवेरा संकेत पेपर आता था राजनांदगांव जिले में, उसमें मेरा लगभग 40 स्तंभ
मतलब प्रकाशित हुआ था जी इस नमूस। और इसी के साथ साथ रेडियो कार्यक्रम अनुगूंज भी शैक्षिक कार्यक्रम जो SCRT भोपाल से संचालित हो रहा था, बच्चों का कार्यक्रम था। बच्चों का कार्यक्रम था, अनुगूंज कार्यक्रम। जी उस अनुगूंज कार्यक्रम में भी लगभग 10 कार्यक्रम बच्चों और स्थानीय जो बच्चे थे, जी अलग अलग स्कूल के बच्चे और अलग अलग स्कूल के शिक्षक, जी उनको साथ मिलकर मैंने तैयार किया था और उसका भी प्रसारण हुआ था उसमें। जी ये कुछ करने का प्रयास मैंने किया था। जी। दर्शकों को मैं बताता चलूं, हम लोग आज रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर साधना अग्रवाल जी से। देखिए, डॉक्टर साधना अग्रवाल जी के सेवा काल के विषय में आपको मैं जानकारी दूं। 19 वर्ष की अल्पायु में छोटी से उम्र से उन्होंने अपने शैक्षणिक गतिविधियों की शैक्षणिक सेवा की प्रारंभ की थी। यहीं खैरागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर से उन्होंने बतौर शिक्षक के रूप में अपना सेवा शुरू किया था। वहाँ उन्होंने 4वीं की कक्षा को आप शायद हाँ, वहाँ कक्षा 4वीं तक ही चलती थी। अच्छा अच्छा। मैं क्लास 4 की क्लास टीचर थी। अच्छा, क्लास टीचर रहे आप वहाँ पर। उसके बाद इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में बतौर लिपिक आपने सन 79 से लेकर 85 तक लगभग 6 वर्षों तक आपने वहाँ अपनी सेवा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में बतौर लिपिक प्रदान की। तदुपरांत 1985 में आप लेक्चरर के पद पर हायर सेकेंडरी महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल राजनांदगांव में आपकी पदस्थापना हुई। वो प्रथम आपकी पोस्टिंग थी। शासकीय सेवा में आपने वहाँ से अपनी शुरुआत की। छुईकेदान कन्या स्कूल, गंडई स्कूल में और लेक्चरर के रूप में आपने 5 वर्ष सलोनी स्कूल में भी आपने काफ़ी समय अपना सेवा वहाँ आपने दिया था। हाँ सावन जी, उसमें एक ये हुआ था कि सलोनी में मैंने स्कूल की पत्रिका भी प्रकाशित करवाई थी। बच्चे जब लिखना नहीं जानते, शिक्षक भी नहीं जान पाते थे कि लिखना क्या है हमें, तो हमने कहा था कुछ भी लिखो, लिख कर लाओ जी। तो स्कूल की पत्रिका भी निकलती थी वहाँ से जी। उसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में भी आपने प्रभारी प्राचार्य के रूप में अपने दायित्व का बहुत सुंदर निर्वहन किया। आप वहाँ प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत रहे। हाँ, लेक्चरर के पद पर थे शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में। और तदुपरांत आपने कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ में आपकी पोस्टिंग हुई और फिर वहीं कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला से आपने अपनी सेवानिवृत्ति प्राप्त की। ये पूरा सेवा काल का अवधि रहा, बहुत लंबी यात्रा रही। बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे संस्थानों में आपने बहुत अच्छी अपनी सेवा प्रदान की। बहुत शिक्षा विशेष रूप से आपके विशेष स्थान पर, आपके जीवन के विशेष प्रमुख अंग के रूप में रहा। संस्कृत आपका बहुत प्रिय विषय के रूप में जाना जाता है। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहता था मैडम आपसे, विकलांगता अभिशाप नहीं, इस विषय पर आपका आलेख प्रस्तुत हुआ था आकाशवाणी में जी। वो शायद आकाशवाणी के वार्ता कार्यक्रम में शायद उसका प्रसारण हुआ था जी। उस आलेख की भी काफ़ी चर्चा होती थी। उस आलेख के विषय में, उस लेख के विषय में थोड़ा सा आप दर्शकों को जागरूक करने की कोशिश करें। सावन जी, ये विकलांगता अभिशाप नहीं, इसके लिए पहली बार आकाशवाणी से मेरे पास पत्र आया था। अच्छा। कि विकलांगता अभिशाप नहीं, ये लेख, इस पर आप लेख लिख के भेजें जी। तो मैं हतप्रभ इस बात के लिए थी कि मैं स्वयं विकलांग हूँ। अच्छा। मतलब बचपने में टाइफाइड हो जाने के कारण से मेरा एक पैर कमज़ोर है जी। तो मुझे ही आर्टिकल क्यों लिखने के लिए कहा गया है, ये मेरे लिए कौतूहल का विषय था। परंतु उस समय भी मेरे भीतर लिखने की क्षमता मुझ में है, ये विश्वास मुझे नहीं था जी। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि विश्वविद्यालय में उस समय हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव सर हमें हिंदी पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव सर से मैंने कहा कि सर मुझे ये लेटर प्राप्त हुआ है और मैं लिख नहीं सकूंगी इसमें। श्रीवास्तव साहब आपके शिक्षक रहे हैं? शिक्षक रहे हैं। अच्छा जी। तो मैंने सर को कहा कि सर मैं लिख नहीं पाऊंगी इसमें, तो इसे वापस कर दूं क्या जी? सर ने कहा कि लिखने की कोशिश कर लो, 2-3 पेज जितना बनता है तुमसे लिखो, उसके बाद नहीं होगा तो देखेंगे, वापस करने में क्या दिक्कत की बात है, देख लेंगे अपन लोग भी।
उसके बाद मेरे साथ मेरी दोस्त थी माधुरी सिंह। हम्म। हाँ, वो भी साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखती थी, लिखने पढ़ने में। अच्छा। तो सर ने कहा कि माधुरी तुम भी थोड़ा देख लेना। हम्म। माधुरी ने कहा मुझे कि साधना तुम लिख के देखो पहले, लिख कर ले आना, फिर देख लेंगे अपन। जी, लिखने 2-3 पेज लिख के दिखाने के बाद सर ने कहा ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है तुम्हारा। जी। सर ने कुछ करेक्शन किया और ने कहा तुम सहमति भेज दो। सहमति भेजने के बाद जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए गई तो वो उस पर रिकॉर्डिंग हुई। वास्तव में इस विषय में लिखने पर मुझे, चूँकि विषय मुझसे रिलेटेड था और एक महिला वर्ग से रिलेटेड था कहना चाहिए, जी। तो मुझे लगा कि लिखना चाहिए इसमें। जो मेरे मन के भीतर की जो पीड़ा थी, हाँ। एक महिला वर्ग को लेकर, विकलांगता को लेकर के। जी। खैर विकलांग तो पुरुष भी हो सकते हैं, बिल्कुल। परंतु जैसे किसी कोई नारी कमज़ोर है, जब विवाह की बारी आती है तो अपन देखेंगे तो लड़की के लिए सुंदरता पहली प्राथमिकता होती है, पहली प्राथमिकता है ना, होती है। कि कोई भी वर पक्ष के जो लोग हैं पहले सुंदरता को देख लेते हैं। बिल्कुल सत्य। और एक बात घिसी पिटी है, आप सुनेंगे, अरे कुछ हो ना हो, कानी लूड़ी लंगड़ी तो ना हो कम से कम। जी। ये एक बोलचाल में बोल दिया जाता है। जी। बोल दिया जाता है। जी। मतलब विकलांग नहीं होना चाहिए, ये निष्कर्ष निकल जाता है। जी। बाकी तो ठीक ही है, जैसे भी दिखे। जी। मेरे भीतर एक बात थी कि क्या मैं विकलांग हूँ? तो मुझे कभी भी नहीं लगा। कभी भी इसलिए नहीं लगा कि मुझे लगता था जो मेरा पैर कमज़ोर है वही सबसे ज़्यादा चलता है, मेरे सही पैर से ज़्यादा। जी। जी। इसके साथ साथ जब मतलब मैं व्याख्याता पद के इंटरव्यू के लिए गई थी तो सारे मतलब कक्षाओं में मेरा फर्स्ट डिवीज़न था। उसके बावजूद भी मुझे ये पूछा गया था कि कहीं पैर का सर्टिफिकेट हो तो 2 लाइन लिखवा के अच्छा। जमा कर देना। अच्छा। जी। तो मैंने जमा कर दिया था। हम लोग देखते हैं कि अब विज्ञापन में भी होता है, पद निकलता है विभाग में, तो विकलांग कोटि में भी सीट रिजर्व होता है। जी। है ना। जी। तो मुझे बाद में लगने लगा शायद मेरे पैर के कारण हुआ, तो मैं क्यों मानूं उस पैर को मैं विकलांग? वो तो मेरी योग्यता बन गई। वो तो मेरी योग्यता बन गई ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मैं कैसे समझूं उसको? मैं तो नहीं समझ सकती, लेकिन लोगों के नज़रिया को कैसे बदलूं? क्योंकि उनका जो इस लेख को लिखने के पीछे मेरे मन के भीतर एक भावना थी कि लोगों का जो सौंदर्य बोध है, उस सौंदर्य के बोध के प्रति जागरूक करना, कि केवल हम बाहर से सुंदरता ही मायने नहीं रखता, जी। भीतर के जो गुण होते हैं, जी हाँ, जी। उसको भी देखा जाना चाहिए। जी। और यदि जो व्यक्ति विकलांग है, यदि किसी भी कारण हो सकता है, विकलांगता तो एक प्राकृतिक कारण हो सकते हैं कि विटामिन की कमी भी हो सकती है, कोई दुर्घटना के कारण से विकलांग हो सकता है व्यक्ति, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि जो व्यक्ति इस चपेटे में आ गया है, उस व्यक्ति को चाहिए कि यदि उसके भीतर कोई भी और प्रतिभा है, उसको यदि वो आगे ला ले तो उसकी कमजोरी को लोग भूल जाते हैं। ऐसा मैं मानती हूँ। जी, जी, जी। तो इसके प्रति भी ये करना। और हमने देखा है अपने समाज में, इतिहास में, कि हम अष्टावक्र उन्हीं को देखें, हेलन केलरी को देखें, तो कितने सारे लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं। मैडम क्यूरी भी हैं। हाँ जी। हम आंखें नहीं है लेकिन उन्होंने ईश्वर को देखा है। बिल्कुल। आंखें नहीं है लेकिन कितनी कितनी किताबें लिख के रखे हैं। बिल्कुल। तो मैंने स्टीफन हॉकिंग जी 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 अभी जी, उनका कि जिनके पास जिनके पैर नहीं हैं, पर वो तो बेस्ट खिलाड़ी है। वो उनका 90% शरीर जो है वो डिसेबल रहा है। हाँ। पूरे जीवन काल में। हाँ। जी जी जी। तो हम लोगों ने देखा कि इतने सारे लोग हमारे बीच के व्यक्ति हैं ना ये तो। जी। तो उनकी योग्यताएं जब दूसरी प्रतिभाओं को उन्होंने सामने रखा। जी जी जी। और कई दृश्य ये भी देखने को मिलता है कि जिनमें अकर्मण्यता है, जी हाँ, तो उसी अपने विकलांग को लेकर के भिक्षावृत्ति भी शुरू कर देते हैं। तो ये भी गलत है। ये तो है ना, भिक्षावृत्ति का भी अपना लेते हैं, उसी अंग को दिखा करके हमेशा कमजोर बने रहना चाहते हैं। जी। तो लड़कियों के मामले में ये बात होती थी। और कई बार मैंने देखा ऐसा, आसपास के लोगों में दिखा कि कोई विकलांग यदि लड़की है तो सारे और गुण उसके में होने के बावजूद भी उसके दोहरे उम्र की लड़कों से शादी कर देना, या फिर जो एक बार शादी हो चुकी उनसे कर देना, या जो जिसमें ऐप भी है कुछ लड़कों में उसको अनदेखा करके शादी कर देना, फिर उसके बाद जीवन भर फिर वही घुटती रहे। तो ये घुटन भरा वातावरण उचित नहीं था। तो इस दृष्टिकोण से इस तरफ भी समाज का नज़रिया लाना इस लेख के माध्यम से मैंने लिखा था उसमें। जी जी जी। साक्षरता अभियान एक बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्रभावी शैक्षणिक प्रयोग था भारत सरकार का। उसमें भी साक्षरता अभियान में भी आपने मैडम बहुत सुंदर, शायद परियोजना
समन्वयक के रूप में आपने वहाँ अपनी सेवा प्रदान की थी? अतिरिक्त परियोजना समन्वयक के अतिरिक्त रूप में परियोजना मैंने समन्वयक। डाइट में भी मैंने काम किया था उसमें एज ए लेक्चरर, जी। और वहाँ रहते रहते ही अतिरिक्त परियोजना समन्वयक का कार्य किया था। एक्चुअल में कहना चाहिए कि अतिरिक्त परियोजना समन्वयक कम, मैं साक्षरता के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया था, जी। क्योंकि मुझे रुचि थी कि जन जन तक पहुँचने का बहुत सुंदर कार्यक्रम था साक्षरता कार्यक्रम। साक्षरता अभियान बहुत प्रथम चरण में जो 95 में जो चला था जी। साक्षरता अभियान, जी। मैं उसकी बात कर रही हूँ। जी। तो उस पर गाँव-गाँव तक जाना और उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों तक पहुंचना, पूरे खैरगढ़ विकास खंड को मैंने एक एक गांव को देखा वो था। कार्यक्रम कितने समय तक संचालित हुआ था मैडम? लगभग उस समय 2-3 वर्ष तक तो कंटिन्यू चला वो कार्यक्रम। साक्षरता, हाँ, अच्छा। साक्षरता। उसके बाद में साक्षरता का पार्ट 2 भी आया। अच्छा। वो बाद में लगभग 2002 में 1-2 में आया था। अच्छा। वो उतना सफल नहीं रहा लेकिन। हाँ, वो उतना सफल के साथ साथ उसमें उतनी रोचकता भी नहीं थी, क्योंकि बीच में जो गैप हो गया था, जी। गैप होने के कारण थोड़ा सा उसमें शिथिलता आ गई थी, समझ जाओ वो। और उसमें क्या कहते हैं, एक तरह से वो शासकीय इसके तहत लगने लगा था। हाँ। पर साक्षरता का प्रथम चरण का कार्यक्रम भी बहुत रोचक था। कला जत्था भी एक एक्सरसाइज था साक्षरता के अंतर्गत। हाँ, उसमें 9 साक्षरों को जोड़ने के लिए, जी। एक वातावरण बनाने के लिए कला जत्था भी मनोरंजन के था माध्यम से। जी। और एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगी सावन जी कि हमारे साथ टीम में जब हम लोग जाते थे, रात पाली की कक्षा रहती थी, तो गाँव के लोग कहते थे का कर विदाई लकर धकर इस खेत ले आबे। हाँ। और खेत ले आबे तार उत्तर धुर रंधे बुता करबे। हाँ। नहीं रांध नहीं पाबे तार हाका परे शुरू जथे कोतवार के। हाँ। चलो साक्षरता कक्षा चलो हाका पार दी चल जान दे कोतवार लगी बे तार बड़े छोटे गांव के सबो सियान मन बुलाए बरा देते चलो साक्षरता कक्षा चलो कर तो बड़े छोटे मन के बात ला कैसे नहीं मानबे। अच्छा। लाजे काने जाए बर पड़थे जी। चल देबे हुआ तो थके हारी रिबे खेत खार के ला काम ला देखबे के रंधई गढ़ी देखबे लइका चिथो करत हे हुआ जाबे त मकान पाठ शुरू कर दे गुरुजी पढ़ाए बर। जी। तहाँ ले चुका है आधा अक्षर जल्दी बोले बर कहा है और पूरा अक्षर देरी से बोले कहा तो टार गुरुजी तोरो बात समझ में नहीं आवे। छोटे इल सीखा था तार बड़े सीखा था 4 दिन आवे तहाँ सब वो 1 महीने हो जाते। जी। तो ये बातें वो मतलब अपना बताते थे। जी। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि रात को हम लोग दौरे में गए थे, उसमें खैरागढ़ अंचल के और देश के प्रसिद्ध साहित्यकार हमारे डॉक्टर जीवन दिराही भैया भी थे उसमें। मैं उस प्रसंग की चर्चा भी करने ही वाला था। अच्छा। आपको याद? अच्छा। आप बता दीजिए। हाँ। अच्छा। आपको भी मतलब वो बातें याद मुझे याद है वो अच्छा। चीज़। जी। तो डॉक्टर जीवन दिराही भैया भी साथ में गए हुए थे टीम में। और ये कहते हैं ना लोग कि एक भूलिन नाम का पौधा होता है, उसको यदि कोई पैर उसमें आ जाए तो फिर भूल जाते हैं। जिसको भूलन कांदा भी एक फिल्म भी आई थी। हाँ। भूलन कांदा कहा जाता है। हाँ। जी। तो हमें नहीं पता था उस समय कि हम लोग हमारी गाड़ी का चक्का भूलन कांदा को छू गया है करके। जी हाँ जी। हम रात भर उस दिन ये करते रहे, गाड़ी की हेडलाइट खराब हो गई थी हमारी। हम लोग 3-4 लोग थे, उसी गांव में गोल गोल घूमते रहे। जी। पहले दृश्य उसी कोने में आए तो जीवन भैया बोलते हैं यहाँ पर तो साथ ना सोआ पर रिस पहले आए तो अब यहाँ कहाँ आ गए। तो मैं बोली कि भैया अब बिहने के 4 बज गए हैं, तो वही आदमी मन अभियनिया की मुखारी करत हैं। उस समय आए तो सोए रही हैं। तो फिर गांव के लोगों ने बताया है कि आप लोग भूलिन, यहाँ पर भूलिन हैं और आपकी चक्का, गाड़ी का चक्का है उसी में आ गया, इसलिए आप लोग रात भर घूम रहे हैं। तो सुबह हम लोग 4 बजे दौरा से लौटे थे। तो ऐसा भी था, बहुत आनंद था उस कार्यक्रम में। जी। भूलन एक प्रकार का जड़ी होता है जो जंगलों में गाँव के करीब निकटस्थ स्थानों में पाया जाता है। और ऐसा प्रमाणित है कि भूलन का जो औषधीय गुण है, जिसकी वजह से यदि आपके पैरों में किसी माध्यम से भूलन यदि पड़ जाए तो ऐसा कहा जाता है कि एक मदहोशी जैसा आलम हो जाता है। लोग भूलना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। आप अपनी राह से भी भटक जाते हैं, रास्ते भी आपको याद नहीं होते हैं। ये सारी समस्याएं भूलन के ऊपर चलने से होती हैं, जो चीज़ अभी मैडम अभी बता रही थी। डाइट में मैडम जब आप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आप थी, तो अभिलाषा स्कूल को लेकर आपने बहुत सुंदर क्रियात्मक कुछ शोध कार्य किया था उस समय। जी। ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। वो शायद विकलांगों के लिए अभिलाषा स्कूल विकलांगों पर आधारित स्कूल है, ऐसा कुछ है। उसमें एक्चुअली मैं गर्ल्स स्कूल में आ गई थी एज ए प्रिंसिपल। जी। पर डाइट में एक एक्शन रिसर्च चल रहा था। अच्छा। तो मुझे मतलब ये करने था कि राजनांदगांव जिले में विशेष शालाएं कौन कौन सी है। तो जितने विकलांग विद्यार्थी थे उन पर, और बाल श्रमिक शाला। अच्छा। तो राजनांदगांव प्रॉपर राजनांदगांव में आस्था
अभिलाषा और मनोकामना 3 स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल। अच्छा, ये विकलांग बच्चों के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए था। आरक्षित था जी। तो जो अभिलाषा स्कूल था उसमें अस्थि बाधित और दृष्टि बाधित बच्चे पढ़ते थे, अभिलाषा में। और जो आस्था स्कूल था उसमें मूक बधिर बच्चे पढ़ते थे जी। और जो मनोकामना स्कूल था उसमें मंदबुद्धि बच्चे पढ़ते थे। ठीक। और बाल श्रमिक शाला में जो श्रमिक बच्चे हैं, जो श्रमिक जाकर स्कूल नहीं जाते थे और श्रम करके विद्या अर्जन करते थे, जी हाँ जी। श्रम करके क्या कहते हैं अपना भरण पोषण करते थे जी। तो उसी समय ये हुआ कि सबके लिए शिक्षा जो कार्यक्रम चला कि उन बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है जी। तो केंद्र शासन की ओर से बाल श्रमिक शालाएँ खोली गई थी जी। तो उसमें उन बच्चों को शिक्षा दी जाती थी जी। तो इस पर मैंने काम किया था जी। और इसी के तहत मैं अभिलाषा स्कूल भी गई थी, मनोकामना भी गई थी और आस्था भी स्कूल गई थी जी। तो हाँ उस स्कूल को देखने का मुझे मौका मिला था। आपको ये बात बताते हुए मुझे आश्चर्य हर्ष दोनों है सावन जी कि जब मैं दृष्टिबाधित बच्चों सबसे ज़्यादा खुश दिखाई देते थे दृष्टिबाधित बच्चे जो देख नहीं सकते थे, आस्था स्कूल के अभिलाषा स्कूल अभिलाषा में जो बच्चे देख नहीं सकते थे, जब हम उनका नाम लेकर के उनसे बात करते थे तो मुस्कुराहट पहले उनके चेहरे पर नजर आती थी जी। तो लगता था कि हम दृष्टि वाले व्यक्ति हैं, एक दूसरे को स्माइल नहीं दे पाते पूरे समय जी। है ना जी। जी। परंतु ये बच्चे जो कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं इसके भीतर कहाँ की खुशियाँ हैं जी। और वो बच्चे मतलब उसी के साथ वहाँ पर अस्थि बाधित बच्चे भी थे जी। तो उन बच्चों का वहाँ पर बराबर कंपटीशन होता था और बहुत उत्साहित बच्चे रहते थे जी। और वहाँ के शिक्षक भी बहुत अच्छे ढंग से उनको पढ़ाते थे। जब आस्था स्कूल में हम गए तो जो मूक बधिर बच्चे थे उनकी बात तो और निराली लग रही थी क्योंकि मूक बधिर बच्चों के बारे में शिक्षकों का कहना था कि मैडम बहुत उपद्रवी होते हैं, ये बहुत उपद्रवी हैं, भले बोल और सुन नहीं सकते लेकिन उपद्रव बहुत करते हैं जी। तो हमें ये आश्चर्य लगा कि हम तो सारे अंग जिनके सही हैं उन बच्चों को शिक्षा देने में हम लोग को इतनी समस्या आती है, हम बार बार उसकी समस्या का रोना रोते हैं तो ये बच्चे जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते इन बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे आखिर। तो उन्होंने अपने जो उनकी जो थेरेपी थी पढ़ाने की जो साइन लैंग्वेज था उनका, हमने उस समय एक पाठ था खीरा खाऊं कचर कचर। अच्छा। प्राथमिक शाला का एक पाठ था खीरा खाऊं कचर कचर, हम लोगों ने भी पढ़ा। तो हाँ तो मैंने उस शिक्षक को कहा कि मैडम आप थोड़ा इस पाठ को पढ़ा के दिखाइए भला अपनी भाषा में, अपना जो लैंग्वेज है उसमें। तो साइन लैंग्वेज में मैडम ने बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाया और फिर हमने देखा कि बच्चे समझे कि नहीं समझे कितना, तो हमने देखा कि बच्चे हूबहू नकल कर लिए तत्काल उनका। अच्छा, ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर लिए बच्चे। जी जी। तो इतना मतलब वो बच्चे उन बच्चों को इतने सुंदर ढंग से सिखाने का तरीका भी शिक्षकों में था जी जी। समर्पण था उनमें जी उन बच्चों के लिए और बच्चे उतने ही उत्साहित थे। हाँ मनोकामना स्कूल के लिए थोड़ी सी समस्या आ रही थी कि जो मंदबुद्धि बच्चे हैं वो मंदबुद्धि बच्चे एक ही बात को बार बार भूल जाते थे जी। तो उनको वो दैनिक दिनचर्या ही सीख जाए ये बड़ी बात लगती थी उनको जी। और कलर थेरेपी के माध्यम से उनको सिखाने का प्रयास किया जाता था। और इसी तरह से बाल श्रमिक स्कूल में भी बच्चों को हमने जब जानकारी लिया तो पता चला कि बाल श्रमिक शालाओं की जो बच्चे हैं जो इस स्कूल में आते हैं वो बच्चे भी मतलब अब शिक्षा से जुड़ गए हैं। तो लगभग बच्चे बाल श्रम अपना छोड़ करके स्कूल से जुड़ गए थे जी। ये बात मैंने निष्कर्ष के तौर पे पाया था कि उनके भी लिए छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए बाल श्रमिक विद्यार्थियों के लिए ताकि स्कूल से छूटकर फिर जाकर वही श्रम में ना लग जाए, वो लग जाए इसके लिए ये बात आती थी। और राजनांदगांव जिले में जो अभिलाषा और जो आस्था स्कूल था उसमें राज्य के कहीं के भी बच्चे आकर पढ़ सकते थे। ये बड़ी बात थी। अच्छा ये बात थी इसमें। जी 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 जी। एक चीज़ तो बिल्कुल सच आपने कहा और ये चीज़ समाज में देखने को भी मिलता है मैडम, जो पूर्ण रूप से सक्षम है शरीर से, संस्कारों से, परिवार से, और जिसने बहुत अच्छी अपनी शिक्षा भी प्राप्त की है, ऐसे लोग भी आजकल इतने संवेदन शून्य होते जा रहे हैं, समाज इतना संवेदन शून्य होता जा रहा है। जिस अभिव्यक्ति की आपने बात की कि दृष्टिहीन बच्चों में एक ललक होती थी कि कोई मेरे करीब आ गया, मुझे नाम से पुकार रहा है, उसका स्वरूप कैसा होगा, वो इंसान कैसा होगा, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों में एबिलिटी ईश्वर यह क्षमता प्रदान करता है कि आपकी आवाज़ से आपके स्वरूप का चित्रांकन वो लोग भीतर से करते हैं, ऐसा कहीं मैंने सुना था जी। संवेदना की बात कर रहा था मैं मैडम, अभी वर्तमान में जैसे पहलगाम की घटना देखें कश्मीर में,
या उसके पहले एक हाल ही हमारे निकटस्थ दुर्ग में दुर्ग जो में छोटी सी बच्ची के साथ जो घटना हुई है। घटना घटित हुई थी, जी और इसके पहले भी बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जी और नक्सली की समस्या से हम लोग जूझ ही रहे हैं लगातार। छत्तीसगढ़ जूझता रहा है, और जब जब सरेंडर किया है आतंकवादियों ने, नक्सलियों ने, एक चीज़ उसमें देखने में आया है विशेष रूप से, वो अपराधी तो थे लेकिन शैक्षणिक रूप से भी उनकी योग्यताएं कम नहीं थी। जी तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षा कहाँ लेकर जा रहा कहाँ है। लेकर जा रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, यदि उसके बाद भी दिशा भटक रहे हैं युवा। या ये कहें कि शिक्षा का दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है जी। आईटी स्पेशल एक कहीं कोई आतंकवादी ने सरेंडर किया था, उसको पकड़ा गया था, तो जी। मैंने देखा कि वो आईआईटीएन था, बिल्कुल पास आउट था, आईआईटी जी। पास आउट था। बहुत बड़ी योग्यता लेकर उसने उस क्षेत्र में कार्य किया था। तो ये सारी समस्याएं हैं। बच्चों की बात आप कर रहे थे मैडम, अक्षर टेढ़े मेढ़े करके भी आपका एक आलेख बच्चों पर आया था शायद। जी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ सावन जी, मतलब मैं ये देखती थी जब हम पढ़ते थे जी। तो रोज पट्टी कलम का उपयोग करते थे। हम्म। और घर से लिख के यदि हम नकल नहीं लाते थे, उसको नकल कहा जाता था, सुलेख कहा जाता था। जी। हमको ज़रूरी होता था कि एक तरफ हम पहाड़ा लिख के लाएं और दूसरी तरफ पाठ का नकल लिख के लाएं। जी और सबसे पहला काम होता था कि हम पट्टी को जाके जमा करते थे कक्षा में, और टीचर आते ही पहला काम होता था कि वो हमारा चेक कर देते। और जहाँ जहाँ पर गलतियाँ होती थी सबको कहा जाता था कि आप पुस्तक अपने निकालिए। ये परंपरा हमारे पढ़ने तक जारी रहा मैडम। हम जब अच्छा। शुरुआत पढ़ाई जी। किए तो हम लोग भी पट्टी हाँ, में पट्टी कलम से वो क्या कहते थे, वो नकल लिख कर लाते। ले जाया करते थे। जी। और फिर खेलन बहन जी उसको चेक किया करते अच्छा। थे। तो उस समय मतलब हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर भी गलती होती थी शिक्षक कहते थे उसको 5-5 बार लिखो हाँ, पट्टी में ही। जी जी तो 5-5 बार लिखते थे, फिर वो शुद्ध हो जाता था हमारा। जी जी जी। और रोज लिखने के कारण अक्षरों पर भी डांट पड़ती थी, तो अक्षर भी ठीक ही ठाक बन जाते थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पर मैंने देखा कि वर्तमान में जो मूल्यांकन की पद्धति है उसमें भी थोड़ा सा अंतर आ गया है कि अब बच्चा शुद्ध लिखे ना लिखे, लिखना क्या चाहता है इस पर ये देख करके मूल्यांकन हो जाता है वर्तमान में। पर कई बार ये देखा जाता है कि मूल्यांकन करने वाला जो शिक्षक है उसके मानस पटल पर जी। उत्तर पुस्तिका जैसे ही आती है तो अक्षरों का प्रभाव पहले पड़ता है। बिल्कुल कि जैसे ही साफ सुथरा अक्षर देखे तो उसका जांचने का मन होता है और अच्छा नंबर देने का भी मन होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार जो होशियार विद्यार्थी होते थे वो अपने खराब अक्षरों के कारण भी कम अंक पा जाते थे, और कई बार धोखे से कमज़ोर विद्यार्थी भी अच्छे अंक पा जाते थे। अच्छा अक्षर के कारण स्लिप होता था शिक्षकों को नंबर, अच्छा उत्साह के कारण। तो मेरे मन में एक बात आई, और दूसरी बात ये थी कि ऊंचे कक्षा में आने के बाद कई बच्चे निराश होते थे कि हमारा तो अक्षर ही खराब है, क्या करें, इसलिए नंबर कटता है। तो मेरे मन में एक बात थी कि अक्षर तो सुधारा जा सकता है जी। है ना। कैसे सुधारा जा सकता है इस पर मैंने प्रयोग भी किया। तो मैंने एक कक्षाएं लगाई जिनके अक्षर खराब बनते हैं, वो एक हम अपन बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, और हमने कहा कि पुस्तक निकालो अपना। पुस्तक अक्षर है क्या, एक चित्र ही तो है। अक्षर लिखने के समय, लिखते समय अक्षर एक चित्र ही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। चित्र शैली ही है वो जी। तो मैंने कहा कि आप देखिए अपने कॉपी को, कौन सा अक्षर सबसे गंदा दिख रहा है आपको, अपना अक्षर। जी। तो किसी को लगता था कि क अक्षर बहुत गंदा बनता है मेरा, तो ठीक है अपन क के पीछे पढ़ते हैं आज। अच्छा। फिर पुस्तक में देखिए क अक्षर कैसे लिखा है, अब उस तरह से बनाओ आप, उसका स्वरूप कैसा है। क को बनाओ वैसा ही बनाओ जैसे लिखा हुआ है। जी। तो उस विद्यार्थी मतलब मेहनत करके थोड़े उसके आसपास पहुंच जाते थे क अक्षर को। तो हम कहते थे आज हमको केवल का ही फोकस करना है। का जहाँ पर भी क अक्षर आएगा अब आपकी लेखनी में, आप क को वैसा ही लिख रहा जैसे पुस्तक में लिखा गया है या जैसे आपने प्रयास करके लिखा है। तो जब क आता था तो ठहर जाते थे, थोड़ा उसको संवार के लिख लेते थे, तो बाद में उसको लगा हाँ अब का मेरा सुधर गया। जी। तो ऐसे एक दिन में 2-2 3-3 अक्षरों को हम लेते जाते थे और वो अक्षर वास्तव में सुधर जाते थे। ये प्रयोग हमने करके देखा तो बाद में लगा कि ये अक्षर सुधर सकता है। जी। तो ये जो आर्टिकल मेरा था, अक्षर टेढ़े मेढ़े बनते क्यों, या सबका अक्षर आकाशवाणी में ये सबका अक्षर अलग अलग क्यों बनता है, जी। इस पर भी आकाशवाणी में से भी प्रसारित हुआ था जी। और ये समाचार पत्र में भी आया था। तो इसके पीछे एक हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता भी थी मेरी जी। कि जब हम लिखते हैं तो लिखते समय यदि हम जो व्यक्ति कलम को ढीला ढाला पकड़ते हैं, हाँ। आप देखेंगे उनके अक्षर उभरे नहीं होते और उनके अक्षर बहुत साफ सुथरे नहीं होते, वो टेढ़े मेढ़े बनते हैं। जो हल्का कलम पकड़ के लिखें तो थोड़ा सा कलम में दबाव दें
और कलम पकड़ने का थोड़ा सा तरीका हो, जी एकदम दूर से नहीं, एकदम पास से नहीं, जी थोड़ा सा नीब के पास कहना चाहिए, वहाँ पर पकड़ें और थोड़ा उसमें दबाव भी डालें तो अक्षर अच्छे बनने की गुंजाइश होती है। जी हम देखते हैं कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि में जी मात्राएं लगाई जाती हैं, तो कई बार होता है जिनके अक्षर खराब दिखते हैं तो मैं कहती थी कि अपनी मात्राओं को देखो भला कैसा दिख रहा है। तो कई लोग मात्राओं को सुंदर लगाते थे, लेकिन कई लोग उसको फेंक देते थे मात्रा को, ई की मात्रा है तो वो ओ दिखता था, जी कभी कभी वो रे जी का भी भ्रम हो जाता था उसमें। जी तो इस प्रकार हम देखते थे कि एक अक्षर दूसरे का भ्रम पैदा करता था। कई बच्चे होते थे जो शिरोरेखा नहीं खींचते थे, जबकि हिंदी भाषा की वर्तनी में शिरोरेखा खींची जाती है उसके सौंदर्य के लिए, कुछ और कारण। और कई बार शिरोरेखा नहीं खींचने से शब्द भ्रम भी हो जाता था। जी जी एक बार की बात है कि एक बच्चे ने एक लाइन पढ़ा कि वो भेड़ पर से जा रहा था, गिर गया। दूसरे ने कहा उसको भेड़ कहाँ मिल गया, तो उसने कहा भेड़ नहीं, मेड़ पर से जा रहा था। मेढ़ पर से जा तो शिरोरेखा में उसने भा अक्षर के ऊपर लाइन नहीं खींचा था, जी जी तो भा और मा एक जैसे हो गए थे। एक जैसे हो गए। तो शिरोरेखा नहीं खींचने से शब्द का भ्रम, अर्थ का भ्रम, जी अर्थ विपरीत हो जाना या अन्य हो जाना, जी इस पर भी संकेत करना, बच्चों को इस पर भी ध्यान आकर्षित करना उद्देश्य था लेखनी की बारीकी पर। लेखनी के इसमें। तो इस प्रकार हम दूसरी बात मैं कहना चाहती थी कि अक्षर हमारे टेढ़े मेढ़े यदि बनते हैं वो तो कभी भी सुधर सकते हैं, लेकिन अक्षर यदि अशुद्ध है, क्योंकि अक्षर टेढ़े मेढ़े केवल बाह्य आकृति, और हमको भी समझ में आता है कि हमारा अक्षर ठीक नहीं बनता, ठीक होना चाहिए, लेकिन जब अशुद्ध लिखने की प्रवृत्ति हमारी आ जाती है तो हम उसी को राइट मानते हैं। जी फिर बड़े होकर यदि हम सुधारना चाहें तो शुद्ध लेख हम नहीं लिख पाते उसको, नहीं लिख पाते। तो इसलिए मैं तो आश्चर्यचकित इस बात के लिए हूँ। और आज भी मतलब मेरा निवेदन है विभाग से कहना चाहिए कि या गार्जियन से, शिक्षकों से, बच्चों से, कि पट्टी और कलम आज भी प्रासंगिक है, आज भी उतनी ही आवश्यकता है। और पट्टी और कलम से कि हम केवल लिखते पढ़ते नहीं हैं, उससे खेल भी खेलते हैं। जी जी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हम, जी 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 है ना, शब्दों का खेल। तो सुलेख, उस हम लोग उस समय ना सुलेख, और उसको हम जब घर से लिख के ले जाते थे उसको सुलेख कहते थे। और सुलेख क्यों कहते थे? सुंदर लिखना। सुंदर कैसे लिखना? क्योंकि आप घर में बैठकर लिख रहे हो तो आपके पास पर्याप्त समय है, जी जी तो आप सजाकर थोड़ा सा लिख सकते हो ठहर ठहर कर। जी जी लेकिन स्कूल में जो हमारा अभ्यास होता था प्रतिदिन भोजन के बाद में, हमारे शिक्षक 10 मिनट 15 मिनट बोलते थे, वो बोलते थे और वो उसको शुद्ध लेख कहते थे, मतलब सुनकर लिखना। जी 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 एक बार में सुनना, दोहराते नहीं थे वो, एक बार में सुनना और सुनकर शुद्ध लिखना। जी जी तो वो सुना हुआ शुद्ध लेख होता था, उसको शुद्ध लेख भी होना चाहिए था। जी तो ये बातें होती थी और इसका अभ्यास रोज होता था। जी तो मुझे लगता है कि हमें तो छोटे स्कूल में हम पढ़े, खैरागढ़ में जैसे छोटे नगर में पढ़े, तब पर भी हमें बहुत खुशी होती थी कि बाहर जाने के बाद भी कि हमारे की मात्राओं में खासकर त्रुटियाँ नहीं होती थी, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने ऐसा हम पर प्रयास किया था। जी तो अक्षर टेढ़े मेढ़े बनते क्यों, इसमें हिंदी वर्णमाला, हिंदी की लिपि की विशेषता, और लिखने में ये, और लिखने के प्रति जागरूकता, शुद्धता के प्रति जागरूकता, इस पर मतलब मैं चाहती थी कि बच्चों में जागरूकता आए। मैडम, आपने जब आज शुक्रवार को जब आपने मंच में आने के लिए जब आपने हामी भरी थी जी, तभी मेरे दिमाग में एक बात आई थी। मैंने सोचा था उस विषय में, आप स्वयं भी एक महिला हैं, तो मैं ज़रूर उस विषय को आपसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करूंगा कभी जब आपसे भेंट होगी तो। ऐसा मैंने उस समय से सोच के रखा हुआ था, जिसकी क्षणिक चर्चा मैंने अभी पिछली बात में किया कि दुर्ग में जो घटना हुई जी, उसी पर कहीं न कहीं मिलता जुलता एक लेख आपका, एक आलेख था कि बेटियां तंग कपड़े का परिणाम सुन लें। ये भी आपने एक आलेख प्रस्तुत किया था आकाशवाणी में जी। ये बड़ा चिंतनीय विषय है मैडम, और एक बड़ा व्यापक विषय है कि विशेष रूप से यह भी कहा जाता है कि बच्चियों को रोका जाता है, उन्हें बाध्य किया जाता है, या उन्हें कमतर बताने का यह तरीका है, या इसको दूसरे स्वरूप में कह दिया जाता है कि पुरुषवादी विचारधारा, पितृसत्तात्मक से जोड़ा जाता है इन सब चीज़ों को। तो मैं इसको बेहतर तरीके से मैं समझना चाहता हूँ, आपका इसमें क्या विचार है जो आप वर्तमान परिस्थितियाँ बेटियों, बहु बेटियों, बच्चियों में देखने को मिल रही है, उनके स्वरूप में देखने को मिल रही है। सावन जी, अभी जैसे आपने दुर्ग की घटना का जिक्र किया जी, और उसी तरह की घटनाएं प्रतिदिन हम अखबारों में पढ़ते हैं। मैं उस घटना को तुलना नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो वो तो छोटी सी बच्ची है, उसका कहीं कोई दोष नहीं था उसमें। परंतु मैं उस पर चर्चा कर रही हूँ
कि वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत छोटी बच्चियां भी हैं, उनके साथ भी बहुत ये हो रहा है, दुर्दांत ये घटनाएं हो रही दुर्दांत घटनाएं हो रही है जो हमारे रिश्ते नातों को तार तार कर रहे हैं, जी है ना। ये तो बहुत पीड़ादायक स्थिति है। जी लेकिन ये एक आर्टिकल मैंने जो लिखा था कि बेटियां तंग कपड़ा पहनना बंद कर दें, उसका परिणाम सुन ले। उस समय मैंने एक उसी के साथ एक शीर्षक जोड़ा था साथ में कि चरखा वाले गांधी ने हमारी सुरक्षा के लिए अपने कपड़े त्यागे थे, जी जी है ना। जी और हम तब कपड़ा क्यों त्याग रहे हैं। जी जी तो उस पर ये मेरे मन में पीड़ा थी। लगातार समाचार पत्र में, एक समाचार पत्र में कई कई जगह 8 से 10 घटनाएं तो लगातार रोज के रोज इस प्रकार की घटनाएं पढ़ने को मिलती थी। महिलाओं से जुड़ी हुई घटनाएं, महिलाओं से जुड़ी हुई घटनाएं, जी जहाँ पर अबोध बच्ची उनके साथ हो रहा है, वो निश्चित तौर से वो तो कुरूप मानसिकता, विकृत मानसिकता का कहना चाहिए कि बात है। उसके लिए जो भी हम कड़े से कड़े शब्द बोलें वो कम है ऐसे विकृत मानसिकता वालों के लिए जी। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है हमारे हाथ में जो है जी, तो हम अपने हाथ से अपनी सुरक्षा को खतरे में ना डालें। बिल्कुल। तो वर्तमान में देखने को मिलता है कि बाजारवादी जो संस्कृति है उसके पीछे जो हमारा पागलपन है कि हम बिना अपना सही गलत सोचे हुए जी। कि बाजार में जिस प्रकार के फैशन के आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, वस्त्र झीना कपड़ा है, टाइट कपड़ा है, हमको 4 लोगों ने कह दिया कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं, हम उसी पर आ जाते हैं और वैसे कपड़े पहन रहे हैं, देर सवेर तक घूम रहे फिर रहे हैं, है ना। तो ये बेटियां तंग कपड़े ना पहने, इस पर मेरा ये था कि हम ऐसे कपड़े पहन करके जो लोग ऐसे नेत्र लोलुप लोग हैं जो उनको आकर्षण का मौका क्यों दें जी। और ऐसे लोगों को हम सोने में सुहागा उनका आकर्षण का मौका दे करके अपनी तरफ मुसीबत को बुला लेते हैं कई बार। जी जी जी। मैंने उस उदाहरण दिया था कि जब एक आदिवासी महिला को कपड़े धोती देखकर गांधी जी जब उन्होंने देखा कि नदी में एक आदिवासी महिला कपड़ा धो रही है जी, आधी वस्त्र उसने धोया, फिर सुखाकर उसको पहना, साड़ी का एक छोर, और फिर जब सूख जाने के बाद साड़ी का वो दूसरा छोर पहना। गांधी जी को ये समझ में आया कि मेरे देश में गरीबी इतनी ज़्यादा है जी, इतनी ज़्यादा है, तो मैं क्यों ना उतने ही वस्त्र पहनूं जितनी मुझे आवश्यकता है, और शेष जो कपड़े बचेंगे वो मेरे अन्य भाई बहनों के काम आएंगे। गांधी जी ने हमारी सुरक्षा के लिए जी और हमारे तन ढकने के लिए जी अपने वस्त्र त्यागे थे जी, पर हम तो अपने ही तन खोल के रख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरफ बेटियों के, बहनों के जागरूकता लाने के लिए मतलब मैंने अपनी पीड़ा को शब्द दिया था आकाशवाणी चिंतन कार्यक्रम। बच्चों में कहीं ना कहीं मैडम एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव मैं देखता हूँ। फुहड़ता से प्रेरित होकर यदि कोई देख रहा है किसी बच्चे को, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़कों में भी हेयर स्टाइल हो गया, बालों का बनावट हो गया, या कई चीज़ें ऐसी है जो जन स्वीकार्यता जिसकी नहीं है, लोग उसको कौतूहल से देखते हैं। किस नज़रिए से देख रहे हैं यह बच्चे नहीं सोचते हैं, उनको बस यह समझ में आता है कि मैं आकर्षण का केंद्र बन गया, लोग मुझे देख रहे हैं। बेटियों में भी जैसे झीनी कपड़े की बात आपने कही, उसका कहीं न कहीं एकमात्र उद्देश्य होता है कि आकर्षण का केंद्र बनना, लोग मुझे देखें। ये जो मानवीय स्वभाव है। नहीं सवन जी, मुझे ये लगता है कि मानवीय स्वभाव के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि इसमें कि उसके भीतर, जिनके भीतर आंतरिक गुणों की कमी हो, जो भीतर को न संवार सके जी, उसमें ही ज़्यादा लालसा हो जाती है बाहर को संवारने की। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा अंदर यदि भीतर संवरा हुआ हो तो बाहर के लिए वक्त ही कहाँ मिल पाता है, या फिर बाहर को भी संवारे तो सुंदर दिखना कोई बुरी बात नहीं है, संवारना ही चाहिए शरीर को, लेकिन उसमें शालीनता हो, किसी को मतलब इस प्रकार से भद्देपन ढंग से हम आकर्षित ना करें जी, ये उसका होना चाहिए जी, है ना जी। अनुशासित ढंग से संवरे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं जी। श्रृंगार तो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, श्रृंगार तो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, लेकिन उस श्रृंगार में अनुशासन होना चाहिए जी जी, जी। बिल्कुल, अनुशासन बहुत परम आवश्यक है जी। कुछ समय पहले मैडम एक बच्ची है, रिश्ते में मेरी मुँहबोली बहन है जी, बहुत खुलकर अपने विचार मेरे साथ साझा करती है। उसने मुझसे कहा कि भैया, हमें रोका जाता है, टोका जाता है, हमें यह कहा जाता है कि तुम 6 बजे तक घर आ जाओ, अंधेला होने से पहले तुम घर पहुंचो, और आप लोगों को बड़ी सुविधा मिलती है, आप कितने बजे पर लड़के जो हैं वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रही थी। मैं ये विषय आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि कहीं न कहीं उससे संबंधित चीज़ है जी। तो
ये मानसिकता आखिर कहाँ से आई कि हमें रोका जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है, या हमें कमतर समझा जा रहा है लड़कों से? जी हमारे पैर में बेड़ियां डाली जा रही है। जी। मैंने उससे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हें यह कहता है कि तुम सांझ होने से पहले घर आ जाओ, तो इसमें किसकी भलाई है? जी अच्छा, यदि घूमना है तुम्हें भी 10 बजे तक तो घूमो, कौन रोकता है? भाई उसमें आखिर नुकसान किसका है? ये सारी चीज़ों को सोचने की आवश्यकता है। हाँ। सिर्फ हम यह न देखें, अभी तो बच्चों में एक और नया चलन खैरागढ़ में मैं देखता हूँ मैडम, मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा बड़ा चाव है लड़कियों को, बड़ा मोटरसाइकिल चलाने का शौक है। हाँ और बेतरतीब तरीके से मोटरसाइकिल चला रही हैं। जी। स्कूटी चलाना अब उनके सम्मान में बस कमी आ रही है। हाँ, ठेस पहुंचाता है। अच्छा, मोटरसाइकिल ज़्यादा उनको मोटरसाइकिल में ज़्यादा रुझान है। तो सावन जी मोटरसाइकिल भी लड़कियां चला रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बेतरतीब ना चलाएं। बेतरतीब न चलाएं, अच्छी बात हाँ, है। क्योंकि जब आसमान में कल्पना चावला जी जब वहाँ तक जा सकती थी, हमारी बेटी यदि मोटरसाइकिल चला रही तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बस उसमें कंट्रोल रखें, उसमें भी अनुशासन लेकिन बना के एक चीज़ रखें। मैं जानना चाहता था मैडम आपसे, क्योंकि आप इस विषय में विशेष रूप से विद्वान हैं, जी। बच्चों के साथ आपका सारा जीवन बीता है, जी विशेष रूप से लड़कियों के साथ। जी स्त्री पुरुष में प्रतिद्वंदिता लाना, जी बेवजह की चीज़ों में जी प्रतिद्वंदिता पैदा करना, जी। ये कहाँ तक उचित है? इसके नहीं। बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। जी। नहीं, ये स्त्री पुरुषों में बेवजह इस प्रकार से प्रतिद्वंदिता तो उचित किसी दृष्टिकोण से नहीं है, जी है ना? किसी जी। भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। हाँ, वहाँ पर बात आती है कि जब ये बात आती है कि बेटा और बेटी में फ़र्क जब घर में होता है और बेटों को ज़्यादा थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल जाती है, कुछ ज़्यादा ही, और उसके बाद भी बेटों की ही तारीफ होती है कि वंश यही चलाएंगे। हाँ। वंश वाली जब बात आती है ना, तो हम देखते हैं कि बेटियां भी उतने ही ख्याल रख रही हैं माँ बाप का ससुराल जाने के बाद भी। तो बिल्कुल। यहाँ पर बात समझ में आती है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बाद में समझ में आती है कि प्रतिद्वंदिता की यहाँ हम भाई से भी ज़्यादा हम ख्याल हम भी रख सकते हैं। जी तो ये अच्छी प्रतिद्वंदिता ही है, जी क्योंकि इसमें सेवा जुड़ रहा है माँ बाप के प्रति, जी, है जी, ना? जी। भाई भी करे और बहन भी करे, जी। तो माँ बाप को दोनों बच्चों की सेवा मिल रही है, जी। तो यहाँ पर प्रतिद्वंदिता ठीक है ना? लेकिन गलत ढंग से यदि हम करते हैं जिसमें अपना ही नुकसान हो रहा है, तो वो उचित नहीं है। आज एक चीज़ और मैं देखता हूँ मैडम, नारियां इस बात को स्वीकार, क्योंकि सनातन धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं, जी। सनातन धर्म में नारी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, उसको पुरुष से हमेशा श्रेष्ठ ही बताया गया है, उसकी बहुत महिमा बताई गई है। लेकिन इस बात को बच्चियां आजकल स्वीकार नहीं कर, कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है, आध्यात्मिकता की कमी भी आध्यात्मिकता की कमी इसका कारण बन रहा है। आध्यात्मिकता की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक विषय फिर से मैं छेड़ देता हूँ, आपके आलेख से जुड़ा हुआ है। जी अपना अपना भगवान करके भी आपका एक चिंतन कार्यक्रम आकाशवाणी में आया था, जिसमें अपने अपने भगवान करके आपका एक आलेख प्रस्तुत हुआ था। जी जी, वो किस विषय पर लेकर? सावन जी, मतलब मेरी सोच ये थी कि मैंने देखा कि अलग अलग कर्म क्षेत्र से व्यक्ति अर्थ अर्जन करते हैं, धनोपार्जन करते हैं। जी जैसे किराना व्यवसायी होता है, जैसे ही अपने दुकान खोलता है तो दुकान में हर दुकानदार अपनी दुकान को खोलने के पहले प्रणाम तो करता ही है, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही अंदर घुसता है वो अपने दुकान में जो भी है सोडा, साबुन, धनिया, मिर्ची पाउडर, उनके भी चीज़ों को छू करके प्रणाम करता है। बिल्कुल। एक कपड़ा व्यवसायी है, जी वो अपने दुकान खोलने के बाद अपने जितने कपड़े ऊपर है उनको छू करके प्रणाम करता है। जी जूते चप्पल को तो हम लोग घर में भगवान से दूर रखते हैं, जी लेकिन एक जो जूता चप्पल व्यवसायी है जी या फिर वो जूता चप्पल सुधारने वाला या फिर आओ थोड़ा स्ट्रीट। या फिर एक जूता चप्पल सुधारने वाला व्यक्ति है जो टूटे फूटे जूते चप्पल सुधारता है, जी जी वो भी जैसे ही दुकान खोलता है अपना, वो अपने जूते चप्पल टूटे फूटे किसी के पहने हुए जूते चप्पल को भी प्रणाम करता है। बिल्कुल। तो वो उसे अपना भगवान मानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या सचमुच भगवान है वो उसका भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से ही वो अर्थार्जन करता है, उसका भरण पोषण स्वयं का, उसके परिवार का भरण पोषण होता उसकी है, आजीविका उससे आजीविका चलती है। और सावन जी, हमारी संस्कृति में जी आभार स्वीकार करना, धन्यवाद स्वीकार करना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जी।
तो हम उन चीज़ों का भी, अमूर्त चीज़ों का, मूर्त चीज़ों का, जो भी है भौतिक चीज़ों का, जो निर्जीव वस्तु हैं, परंतु जिनके माध्यम से हमारा पूरा घर परिवार चल रहा है, जी, जी। हम उसके भी शुक्रगुजार होते हैं। बिल्कुल। तो ये भावना थी मेरी कि क्या कहते हैं, हमारी जो संस्कृति है जी। वो हर किसी को धन्यवाद देती है। जी। एक लौकिक ईश्वर हो गए और एक भौतिक शिक्षक, जी। एक लौकिक और एक अलौकिक, समझ जाओ। जी। ये लौकिक भगवान है जी। और वो अलौकिक भगवान है, जिसको हम राम कहते हैं, जिसको हम कृष्ण कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, आराध्य। आराध्य हमारे देवी देवता हैं, वो तो हमारे अलौकिक भगवान हो गए। लेकिन संसार में रहते हुए जिनके माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है, वो भी हमारे लिए भगवान की तरह हैं। तो इस पर मैंने ध्यान आकर्षित किया था और मैंने ये भी ये करके किया था कि कुछ आध्यात्म के भीतर की ओर जोड़ने का प्रयास किया था जी। कि हमको प्रतिदिन ईश्वर हमको कितना कुछ देता है। एक बच्चा जन्म से पूर्व ईश्वर उसके लिए भोजन की व्यवस्था माँ के शरीर में कर देता है। तो ईश्वर कितना कुछ हर व्यक्ति को हर जन्म में देता चला आ रहा है। ये सांसें हमको निरंतर हर किसी को मिलते जा रही हैं। हमारे शरीर के भीतर इतना ब्लड है, हमारे शरीर में जो आंखें कितनी कीमती हैं, कान कितने कीमती हैं, हर अंग इतना कीमती हमको ईश्वर ने दे रखा है। तो उस ईश्वर का हम शुक्रिया तो कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे, परंतु प्रतिदिन शुक्रिया अदा करके हम कुछ उसका एहसान तो मान सकते हैं और ऐसा मान करके कुछ हम अपना भी मूल्य बढ़ा सकते हैं। मतलब प्रतिदिन हमने क्या पाया, तो हम ने क्या नहीं पाया इसकी ओर ध्यान न दे करके हमने क्या पाया इस ओर भी हम ध्यान दें, तो इससे हमारे भीतर का उत्साह बना रहेगा और हम अपने भगवान से भी जुड़े रहेंगे। अपना अपना भगवान में मैंने यही बताने का प्रयास किया था। बहुत 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 सुंदर बात आपने कही मैडम। लेकिन मानवीय एक स्वभाव है, एक बड़ी इंसानी स्वभाव एक देखा जाता है कि जो चीज़ उसके पास नहीं होता है उसकी तृष्णा होती है इंसानों को। लेकिन जो चीज़ होता है उसका आभास इंसान को कभी भी नहीं होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो चीज़ आपके पास है, जो आपने प्राप्त किया, उसका भी आनंद लीजिए, उसका एहसास कीजिए जो आपने प्राप्त किया है। जो बाकी है उसमें पछतावा करने से बेहतर है जो आपने प्राप्त किया उसको उत्सव के रूप में खुशी खुशी उस चीज़ को एंजॉय किया जाए। यह एक विशेष बात है। एक बात मैडम, हम लोग हर अतिथि से, हर खैरागढ़ के रत्न जो भी हमारे यहाँ आते हैं जी, उनसे हम लोग 14वें क्रम पर आज आप यहाँ उपस्थित हैं बतौर अतिथि जी। हम लोग सभी से पूछने की कोशिश करते हैं क्योंकि सभी मूल रूप से खैरागढ़ के निवासी हैं। आप सभी, आपका यह जन्म स्थान है और आप भी एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आपने यहाँ व्यतीत किया है जी। शिक्षा विभाग में अपनी सेवा प्रदान की है। सामाजिक स्तर पर भी आपने बहुत अच्छी चीज़ों पर आपकी पकड़ रही है। तो ये सवाल हम सभी से करते हैं मैडम, आपसे भी वो सवाल रखने की कोशिश करता हूँ कि खैरागढ़ का जो अतीत रहा, जो आपने देखा खैरागढ़ को बहुत करीब से, और जो वर्तमान परिदृश्य आप अपने नज़रिए से देख रही हैं उस पर, और भविष्य में क्या आपको संभावनाएं खैरागढ़ में नज़र आती हैं, आपकी क्या आकांक्षाएं हैं भविष्य को लेकर, इस विषय पर थोड़ा सा आप। सावन जी, जब हम लोग छोटे थे जी, तो ये छोटे थे और उसके बाद थोड़े बड़े भी हो गए, मतलब हमारे भाई बहन भी जब छोटे थे जी, उस समय तक भी मैंने देखा कि मोहल्लों में बच्चे घर से बाहर निकल कर खेलते थे। जी हाँ, जी हाँ। और पूरे मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर खूब धमा चौकड़ी मचाते थे। और उस समय जब का जो खेल होता था ना, वो आज की तरह वैसा खेल तो अब खेलते ही नहीं बच्चे, समझ जाओ। जी, जी, हम लोग रेस लुका छिपी का खेल, तो रंग बदलों का खेल, तो दादी अम्मा का खेल, तो पिट्टूल का खेल, तो लगभग विलुप्त हो गया है। लगभग विलुप्त हो गया है। भाग दौड़ का खेल है। जी, जी, और लड़कियां होती थी तो चूड़ी छुपाने वाला खेल खेलते थे, चिचोल बिजू वाला खेल खेलते थे, तीरी पासा का खेल खेलते थे, और बिल्लस का खेल खेलते थे। और इस प्रकार से मैं देखती थी कि मतलब पूरे मोहल्ले की लड़कियों का ग्रुप बनता था। जी हाँ, जी हाँ। और धमा चौकड़ी मचे रहती थी पूरे मोहल्ले भर। कई बार किसी घर के आंगन में या घर के आंगन से कहीं भगा भी देते थे, मान लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता था पहले एक मोहल्ला छोटा हो जाता था, मतलब एक घर पूरे मोहल्ले से जुड़ा होता था बच्चों के कारण से, कि बच्चों को ढूंढते ढूंढते माँ बाप कहाँ गए, उस घर में गए हैं, तो वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो बच्चे जो है पूरे मोहल्ले को जोड़ने का काम करते थे। घर से मोहल्ला, मोहल्ला से पूरा नगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। आज खेल की परिपाटी तो बदल चुकी है ना। तो ये नहीं देखने को नहीं मिलता, वर्तमान में देखने को नहीं मिलता अब।
फिर मुझे खास तौर से याद आता है कि हम लोग गौरी गौरा खेलने के लिए जाते थे। हाँ तो फूल चुनने जाते थे, सुबह 4 बजे उठ करके फूल चुनने जाते, रंग बिरंगे फूल लाते थे, क्योंकि हम लोग गौरी गौरा का जब ये खेलते थे उसमें गा गा करके गौरी गौरा को मनाने की कोशिश करते थे। तो हमरे गौरा मांगे दसमत फूल, तो थाली से दसमत फूल निकालते थे हम लोग। अच्छा। सभी जितने गोला घेरा बना के बैठते थे, बीच में गौरी गौरा रखते थे और वो गीत एक साथ सामूहिक में गाते थे। तो मांगे दसमत फूल, तो सब लोग अपने थाली से दसमत फूल, जिसके पास दसमत फूल नहीं है अब तो कोई सहयोग कर देते थे। हाँ। या चावल चढ़ा देते थे। तो मांगे कनेर फूल, मांगे सफ़ेद फूल। तो इस प्रकार से मतलब थाली सजा कर जाना और खेल खेलना गा गा करके। धार्मिक रीति रिवाजों को हम लोगों ने इस तरह से भी देखा था जी। एक बड़ी जो बात मुझे नज़र आती है कि जब गणेश उत्सव होता था या दुर्गा पक्ष में जब होता था, खासकर विसर्जन का जब मौका आता था, तो हमने देखा कि विसर्जन के समय मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो भी साथ में जाते थे विसर्जन के समय में। गणेश पक्ष में गणेश जी के विसर्जन के समय हो, चाहे दुर्गा पक्ष में दुर्गा जी के विसर्जन के समय हो, बड़े लोग जाते थे। और जब ये पक्ष चलता था ना, तो हर मोहल्ले में मोहल्ले के बच्चे ही कार्यक्रम देते थे। मोहल्ले के बच्चों का छोटा छोटा कार्यक्रम होता था मंच में उस समय। तो बच्चे अपने ही मोहल्ले में के बच्चे होते थे, अपने मोहल्ले की दुर्गोत्सव समिति में या गणेश उत्सव समिति में गाना भी गाना सीख जाते थे, बजाना भी सीख जाते थे, नाचना भी सीख जाते थे, कुछ कुछ बोलना भी सीख जाते थे। आज इसमें मतलब लगभग कमी आ गई। बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं उन्हीं को बुला करके कार्यक्रम कराने की परिपाटी, और बड़े बड़े जो साउंड सिस्टम है उसको लगा करके करने की जो परिपाटी चली है। हाँ, एक बात विशेष जो पीड़ा पहुंचती है, खैरागढ़ संगीत नगरी है और ये साहित्य की भी नगरी है। बिल्कुल। खैरागढ़ की पहचान, खैरागढ़ की सोच हम देखते हैं छत्तीसगढ़ अंचल में बौद्धिक दृष्टिकोण से भी सोचा जाए यदि तो एक अलग स्थान होता है, क्योंकि ये साहित्य और संगीत दोनों जुड़ा हुआ है यहाँ पर। दोनों का कोमल स्वरूप है यहाँ पर। हाँ। इसके बावजूद हम देखते हैं कि जब विसर्जन पहले जो होता था कि बड़े बुजुर्ग साथ में जाते थे तो छोटे बच्चे नियंत्रित रहते थे, थोड़ी बहुत डफली, ढोलक, झांझ मंजीरा और भजन के साथ हम विदा करते थे अपने इष्ट को जी। लेकिन वर्तमान में जो डीजे कान फोड़ जो डीजे है उसके माध्यम से जो विसर्जन होता है और भद्दे ढंग से जो नाच गाना चलता है, जो नृत्य चलता है, तो समझ में नहीं आता कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं कि हम केवल अपने भीतर की विकृति को बाहर नाच नृत्य के रूप में, कुछ फूहड़ नाच के रूप में प्रदर्शन के में पूरे रास्ते भर जा रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपने धर्म का बहुत विकृत रूप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे बहुत पीड़ा होती है। ये मुझे बदला हुआ रूप इस रूप में नजर आता है, धर्म का एक विकृत रूप बिल्कुल विसर्जन के समय में। तो मैं इस बारे में पूरे समिति के सदस्यों से खैरागढ़ नगर में और या फिर खैरागढ़ नगर से बाहर भी श्रोतागण जो होंगे, जो इस चैनल को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस रास्ते से हमारे देवी देवता गुजरते हैं, विसर्जन का मतलब क्या होता है? विसर्जन का मतलब होता है कि जो आज आया है कल जाएगा। भगवान के लिए भी काम होता है, क्योंकि इसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जिसमें प्राण आया है वो तो जाएगा ही। ये बात होती है उसमें कि देवी देवता भी को भी विसर्जन करना पड़ेगा हमें। हम विदा कर रहे हैं उसको 9 दिन की भक्ति के बाद, 9 दिन की आराधना के बाद में। तो हम विदा किस ढंग से करें? हम अपने परिवार के सदस्य को जब विदा करते हैं, अंतिम विदाई, तो कैसे करते हैं? तो क्या उसमें फुहड़ता होती है? नहीं होती है। तो फिर हम अपने देवी देवता को, अपने इष्ट को, जिसका हमने 9 दिन तक या जितने दिन तक हमको उसका पूजा अर्चना करना चाहिए, हम पूरे रीति नीति से किए हैं जब, तो फिर अंतिम विदाई का इतना विकृत रूप क्यों नजर आता है? तो इस रूप में मुझे लगता है कि जितने भी समिति के सदस्य हैं, कई समिति के सदस्यों से मेरी बात भी होती है इस संबंध में, तो वो ये कहते हैं कि यदि इन बच्चों को हम हाई साउंड सिस्टम नहीं देंगे तो वो जुलूस में नहीं निकलेंगे। तो मैं कहती हूँ ना निकले, 4 लोग ही जाएं, क्या दिक्कत की बात है? पर अभी कुछ वर्षों, मतलब 1-2 वर्षों में ऐसा सुधार हो रहा है। कुछ समिति के जो सदस्य हैं वो केवल भक्ति भजन गाकर ही ले जाते हैं और बहुत सुंदर सा लगता है। इस डीजे का एक दुष्प्रभाव क्या होता है कि जब खैरागढ़ एक छोटी जगह है जहाँ पर एक रास्ते से निकला तो पूरा शहर खत्म हो जाता है। खासकर जैसे बख्शी मार्ग से निकला तो बख्शी मार्ग में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं वो अपने देवी देवताओं का दर्शन करने सामने नहीं निकल पाते। उस कानपुर ध्वनि के साथ साथ में कहीं अटैक ना आ जाए, पूरा घर हिलता है, पूरा घर हिलता है। और 1-2 ही समिति नहीं होती है, पूरा रात भर झांकी निकलती है। तो इसमें मतलब उसमें उत्साह उमंग होने की अपेक्षा
मन में एक भय रहता है, तो ये भय खत्म होनी चाहिए। हम्म। और ये खैरागढ़ के लोग यदि नहीं समझेंगे, जो संगीत की नगरी है, जी। वो जब नहीं जानेंगे कि नृत्य कहाँ कैसे होना है, संगीत कहाँ कैसे बजना है, तो हम दूसरों से अपेक्षा कैसे अपेक्षा करेंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल। तो मैं इस बात के लिए अपेक्षा करती हूँ। दूसरी बात है, आपने पूरे खैरागढ़ नगर के वर्तमान के बारे में कहा, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, युवा युवती वर्ग हैं, उनको रोजगार मिलना ज़रूरी है। जी। रोजगार उनके लिए होना चाहिए, ताकि यहाँ की जो प्रतिभा है वो सकारात्मक दिशा में चल पड़े। और रोजगार मिलेगा तो उनकी प्रतिभा का उपयोग होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण से समाज को मिलेगा, उनके परिवार को मिलेगा। और जब वो अर्थार्जन उनका होगा तो निश्चित तौर से नशा की ओर जो भाग रहा है युवा वर्ग वर्तमान में, मुझे लगता है बेरोजगारी भी एक कारण है नशा के पीछे। बिल्कुल। कि उनके पास खाली वक्त है तो क्या करें फिर, है ना, जो भी संग में दिख गया। जी। फिर जब काम करेंगे तो वक्त ही नहीं होगा खाली रहने का। बिल्कुल सत्य है, और जब खुद कमाएंगे तो उस पैसे को गलत उपयोग करने में भी सोचेंगे, बचेंगे उससे। जी। है, तो मुझे लगता है कि नशा मुक्त खैरागढ़ होना चाहिए। जी। है ना। और संगीत की समझ खैरागढ़ के, जबकि खैरागढ़ में आप देखेंगे, आप भी खैरागढ़ में रहते हैं जी। कि खैरागढ़ के घर घर में संगीत है। बिल्कुल। भले ही वहाँ का बच्चा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ते नहीं है, हाँ हाँ, है ना, हाँ। परंतु फिर भी वहाँ संगीत है हर घर में, हर घर में, हर घर में संगीत है। जी। तो फिर वो लय खत्म क्यों हो जाता है जब इस प्रकार के विसर्जन कार्यक्रम में? जी। वो लय कहाँ चला जाता है, हर घर का लय कहाँ चला जाता जी, है? जी, इस पर हमको सोचने की जरूरत है, और बड़े लोग भी निकलें, और इस पर शासकीय ढंग से भी प्रतिबंध होना चाहिए। हालांकि डीजे के मामले में कुछ प्रतिबंध तो होता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर वो जो कहते हो सड़कों में हो जाता है। जी। तो इस पर निश्चित तौर से होना चाहिए। और एक विचार मेरे मन में आता है कि खैरागढ़ में हम लोगों का बहुत परम सौभाग्य है कि यहाँ पर एशिया महाद्वीप का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। जी। तो यहाँ के विश्वविद्यालय में खैरागढ़ स्थानीय जो बच्चे हैं वो भी अधिक से अधिक अध्ययन करें, तो संभवतः बहुत कुछ और सीखने समझने के लिए मिलेगा। जी। ऐसा मुझे लगता है। जी। जी। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही मैडम। और भौतिक विकास तो जैसे हर जगह का हुआ है कि भवन बनाए, कि सड़क बनाए हैं, कि वाहन बहुत हो गए हैं, जो जैसे सब जगह हुआ उधर ऐसे खैरागढ़ का भी हुआ है। जी। है ना। तो एक बात और सावन जी, कि जब हम छोटे थे ना, तो किसी के घर में जब मेहमान आते थे तो दूसरे समाज, हमारे जो समाज के लोग होते थे, वो निश्चित तौर से उनको खाना खाने बुलाते थे। जी। एक घर में जब रामायण होता था या सत्यनारायण की कथा होती थी तो उसकी विशेष बुलाया जाता था। जी। और वो सत्यनारायण की कथा में जो आने वाले व्यक्ति हैं केवल उसी दिन नहीं आते, 2-3 दिन के बाद भी, जिस दिन टाइम नहीं मिला तो बाद में भी आते रहते थे। पहले लोग एक दूसरे के घर में बैठने के लिए जाते थे। कहाँ जा रहे हैं? तो बैठने के लिए जा रहे हैं। बैठने जा रहे हैं, मतलब ये शब्द था, बैठने जा रहे हैं। बिल्कुल 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 सत्य बात है। केवल खड़े खड़े नहीं मिल रहे हैं, बैठने जा रहे हैं। इस शब्द को समझिएगा आप, कि वहाँ ठहर कर आराम से एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे बैठ करके। जी। तो ये परिपाटी तो लगभग जगहों में समाप्त हो गई है, तो खैरागढ़ में भी नहीं नजर आ रहा है। नहीं नजर आ रहा है मैडम जी। पर खैरागढ़ की जो विशेषता थी कि आज भी यहाँ पर आत्मीयता और जो मिठास है, मैं सोचती हूँ कि ये आत्मीयता और मिठास बना होना चाहिए। बाहर के जो लोग आते हैं वो आज भी खैरागढ़ में बस जाना चाहते हैं, तो ये आत्मीयता जो पहले से थी वो आगे भी बनी रहे, ये भी मैं चाहती हूँ। जी। शिक्षा आपके मूल में रहा है मैडम हमेशा। मैं व्यक्तिगत रूप से और बहुत से दर्शकों ने भी मुझसे कहा था कि कभी कोई विशेषज्ञ आपके कार्यक्रम में आए तो उनसे ज़रूर आप पूछिएगा। अंग्रेजी शिक्षा को लेकर समाज में बहुत एक अजीब सी लहर दौड़ी है मैडम अंग्रेजी शिक्षा के लिए, और उसकी आवश्यकता, उसकी बाध्यता कि कहीं ना कहीं एक बाध्यता वाली स्थिति है कि बच्चा अब पढ़ेगा तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगा। जी। बहुत सारी समस्याएं भी है जी। और कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा को लेकर सामाजिक मान्यता, जो मानसिकता है सामाजिक मानसिकता कि अंग्रेजी माध्यम में ही बच्चा आगे कुछ कर पाएगा, अन्यथा उसका जीवन अंधकारमय है, ऐसी जो मान्यताएं हैं, ऐसी जो मानसिकता बनी है समाज में, आप क्या पाती हैं? आप इस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए सावन जी, वर्तमान जो स्थिति है अभी जी, कि बच्चे को पढ़ना भी है और आगे बढ़ना भी है ना, और प्रतियोगी दुनिया है ये, तो प्रतियोगिता भी उसको फेस करना है जी। तो वहाँ पर अंग्रेजी को तो जानना जरूरी है उसके लिए, पर अंग्रेजी को एक विषय के रूप में भी जाने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। तो अंग्रेजी एक विषय के रूप में जाने और उसको सशक्त बना ले वो, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। पर तो जैसे कि आपने कहा कि अंग्रेजी में पढ़ाना बच्चों को ज़रूरी लगता है गार्जियन को भी,
तो अधिकांश गार्जियन ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो आगे कोई ना कोई नौकरी करेगा। जी। हम पढ़ने से नौकरी का संबंध जोड़ लेते हैं एक्चुअल में, हाँ हाँ है ना, व्यावसायिक व्यवसाय का जोड़ लेते हैं। तो वहाँ पर फिर लगता है कि नहीं, फिर अंग्रेजी माध्यम ही ठीक रहेगा, ये पालक सोच लेता है। ये एक बात होती है। दूसरी बात क्या है कि वो अपने आसपास के लोगों को देखता है पालक जी। क्योंकि बालक तो अभी कहीं पर नहीं, बच्चा तो अभी कहीं भी, उसको कोई भी विषय में पढ़ा दो, अभी तो KG1 का बच्चा है जी। वो तो चयन करता नहीं है, बिल्कुल अभी तो जो चयन करते हैं वो पालक ही करते हैं, पालक के हाथ में है। तो जी। पालक जो सोचते हैं कि हमारे आसपास के बच्चे, उनको लगता है कि हम थोड़े से सर्विस क्लास में हैं और थोड़ा हम तो फीस दे सकते हैं, और सुंदर स्कूल दिखता भी सुंदर है, स्कूल अंग्रेजी माध्यम का स्कूल थोड़ा आकर्षक दिख रहा है। जी, जी। कौन सा सुंदर स्कूल सुंदर दिखता है, और किसमें धनी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, हाई लेवल के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बहुत। तो वो लेवल की तुलना भी वो खुद की करते हैं, उसमें बच्चा कहीं नहीं है अभी, उसमें बच्चा कहीं नहीं है, इसमें पालक ही है। तो पालक अपने को देखता है और अपने आसपास को देखता है, और वो ये सोचता है कि मेरा सम्मान किस में है, मेरा आम किस में तुष्ट हो रहा है, अपने मैं बड़ा किस में नजर आ रहा हूँ, तुष्टि के लिए। जी, हाँ, जी, जी, तो जी। अपने सम्मान के दृष्टिकोण से वो देखता है कि अरे आस पड़ोस के बच्चे तो अंग्रेजी माध्यम में हैं, जो कमजोर हैं वो भी अंग्रेजी माध्यम में है, आज तो रिक्शा टांगा वाले भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं, मेरे आसपास जो छोटे हैं मेरे से कम, तो मैं क्यों ना पढ़ाऊं, तो मेरे पढ़ाने से तो ये लोग हंसी उड़ाएंगे मेरी। जी जी। मैं कमजोर बनूंगा इससे, मेरा बच्चा हिंदी माध्यम में क्यों पढ़ेगा। बिल्कुल सत्य है मैडम जी। मानसिकता यहाँ पर बच्चे की नहीं है, मानसिकता यहाँ पर पालक की है, माँ बाप की। तो माँ बाप की मानसिकता होने के कारण से वो अपने बच्चे को और अपनी बच्ची की क्षमता को जाने बगैर, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी क्षमता को जाने बगैर, बिल्कुल है ना, क्योंकि अंग्रेजी विषय बुरा नहीं है, अंग्रेजी एक भाषा के रूप में चूंकि माध्यम बनने जा रहा है, यदि हम टोटल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम बच्चों की पीड़ा नहीं समझ पाते अपनी। जी। कौन सी पीड़ा कि भाषा को जब तक हम बोली के रूप में नहीं लाएंगे, जी, है ना, बोली बनने से ही क्या होता है कि उसमें शब्दकोश बढ़ते हैं, जी। उसमें कोई व्याकरण सीखने के लिए बैठकर सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी। आप जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जी। हमारे घर के लोगों ने किसी ने भी हमको बिठा करके छत्तीसगढ़ी का व्याकरण नहीं सिखाया और आज तक नहीं सीखे व्याकरण, बिल्कुल नहीं। फिर भी हम बखूबी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, धारापुरा बोलते हैं जी। और हमारी छत्तीसगढ़ी की क्या बात है, एक सिंधी परिवार में जन्मा बच्चा सिंधी को धारा प्रवाह बोल लेता है, बिल्कुल बोल लेता है। पंजाबी वर्ग का बच्चा पंजाबी भाषा बोल लेता है। जी, जी, जी। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो सुनता है, जी, जो सुनता है अपने आसपास के परिवेश में वो बोलता है, वो सीख जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं से सीख जाता है, बिल्कुल ग्रहण कर लेता है। तो सुनना उसकी पहली क्रिया होती है। जी। तो यहाँ पर बात ये आती है कि यदि गार्जियन को लगता है कि हाँ अंग्रेजी भाषा हमारी इतनी तंदुरुस्त है कि हम अपने बच्चे को, हम उसको बोली के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, होते हैं कई गार्जियन, है ना, तो और हमारा आस पास भी ऐसा है वातावरण, तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरा अपना विचार है कि मेरा अपना विचार ये है कि बच्चों के जो संगी साथी होते हैं, पास पड़ोस होते हैं, और वर्तमान में आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भी जाकर जब देखेंगे वहाँ का वातावरण, तो आपस जो शिक्षक होते हैं वो भी तो बहुत कुछ हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं जी। है ना, अंग्रेजी में थोड़ा सा दो चार केवल क्लास के अंदर ही जो बोलते हैं वो आसपास जब वो बातचीत करते हैं तो उसमें भी हिंदी का उपयोग करते हैं, या तो अपनी क्षेत्रीय बोली का उपयोग करते हैं जी। तो बच्चे को भाषा के लिए एक वातावरण चाहिए। बच्चे की भाषा सीखने के लिए किताब पर्याप्त नहीं है जी। भाषा सीखने के लिए वातावरण है, माहौल चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए उसके लिए। बिल्कुल सत्य। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए चले जाते हैं और वो जब स्कूल से लौट कर आते हैं 2 4 10 20 अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं, करते हैं, तो पालक को लगता है कि वाह कितना होशियार है मेरा बच्चा, कितना अंग्रेजी जानता है जी, जी, जी। और हम बार बार बच्चे को खुद कह देते हैं, अरे बेटा तुम्हारे जितना तो हमको आता ही नहीं, तुम ही बताओ हमको इसको क्या कहते हैं। तो उस छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में ये बात चली जाती है कि मैं अपने मम्मी पापा से ज़्यादा होशियार हूँ, अनजाने ही। अभी तो केवल यहाँ पर अंग्रेजी शब्दों की बात हो रही है, पर अनजाने ही उसके दिमाग में हम एक संस्कार डेवलप कर देते हैं कि मैं अपने माँ बाप से ज़्यादा जानता हूँ, ज़्यादा होशियार हूँ। उसी होशियार शब्द को वो अन्य क्षेत्र में भी प्रयोग करने लग जाते हैं, फिर अपने माँ पिताजी के साथ में जी जी जी। तो एक तरह से वो संस्कार का भी परिवर्तन हो जाता है उसमें जी। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे होते हैं वो ना हिंदी के रह पाते ना अंग्रेजी के रह पाते। बिल्कुल सही बात है मैडम, बिल्कुल सत्य है। तो वो ना ठीक से हिंदी जानते ना अंग्रेजी जानते। तो यदि ऐसा वातावरण नहीं दे पाते हैं तो बच्चे को हिंदी माध्यम भी क्या बुरा है। हाँ, अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ें
और एक उसको सीखने, आजकल तो मोबाइल का समय है और बहुत सारी चीज़ सीख सकता है व्यक्ति उससे, जी, उससे जी। सीख सकते हैं सीखने आगे बढ़ने के जी लिए। जी 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 तो यदि हिंदी माध्यम में भी अच्छे हमारे पास स्कूल हैं पास में, तो निश्चित तौर से हम उसको उनके प्रवेश दें, बिना अपने अहंकार की कोई जी। पुष्टि किए हुए, जी, अपने जी। बच्चे की क्षमता को देखते हुए। जी। तो ये मेरा विचार है अपना। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई मैडम, तो उन्होंने जब आधिपत्य जमाना शुरू किया भारतीय उपनिवेश में, तो वो बड़े परेशान हुए कि भारतीयों पर सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, इनको कैसे संकुचित किया जाए, इन पर रूल कैसे, शासन कैसे किया जाए। तो फिर उन्होंने बहुत विचार करके लॉर्ड मैकाले का चयन किया था। जी उनका चयन करके उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी जी कि आप पूरे भारतीय उपनिवेश का दौरा करिए जी और ये ढूंढ के निकालिए कि हम कैसे यहाँ के लोगों पर आधिपत्य जमाएं, जी। इन पर शासन करें, क्या ऐसा करें कि हम, शासन कहना ही उचित है, इन पर जी। शासन कर पाएं। तब लॉर्ड मैकाले कई वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण करते रहे, बहुत से गांवों में, अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचने की उन्होंने कोशिश की और अपना पूरा सर्वे, एक पूरा शोध पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया था इंग्लैंड के संसद में, जिसमें एक अंश था, उन्होंने बकायदा ब्रिटिश संसद में अपना बयान दिया है लॉर्ड मैकाले ने खड़े होकर ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन में, जिसका एक अंश मुझे याद आता है कि भारतीय लोगों को तब तक आप उन पर शासन नहीं कर सकते जब तक उनके संस्कारों को और उनके शिक्षा व्यवस्था को आप परिवर्तित नहीं करेंगे। जी। और ये व्याख्यान उनका बहुत लंबा था, मैंने एक अंश आपको साझा किया था। जी। ये व्याख्यान उनका काफ़ी लंबा, लगभग 45-46 मिनट का है और ये सारा कुछ इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। जी। इस चीज़ से ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत प्रभावित भी हुई थी और फिर उन्होंने लॉर्ड मैकाले को ही यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप शिक्षा पद्धति में बदलाव करिए हिंदुस्तान के, और फिर आकर उन्होंने गुरुकुल की परंपरा को समाप्त किया और कॉन्वेंट स्कूल की परंपरा, कॉन्सेप्ट जो शुरुआत की लॉर्ड मैकाले ने, सर्वप्रथम कलकत्ता में उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल की शुरुआत की थी और फिर उसने सतत लगातार कॉन्वेंट स्कूलों का एक बड़ा जाल हिंदुस्तान में बिछा दिया जी। और अंग्रेजी शिक्षा को ऐसा प्रसार किया कि लोगों की मानसिकता में ऐसा भर दिया गया कि अंग्रेजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज़ और मुझे ध्यान में आता है मैडम, जापानीज शिक्षा जो पद्धति है, वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, वहाँ एक स्टडी है जिसमें बच्चों में प्रारंभिक, जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेने जाता है शुरुआती दिनों में, जिसको हम लोग नर्सरी कहते हैं, तभी उस बच्चे का मूल्यांकन शुरुआती 3 वर्षों में उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वह, उसका रुझान किस ओर है, कला के क्षेत्र में है कि वो तकनीक के क्षेत्र में उसका रुझान है जी। कि वो सामाजिक गतिविधियों में या किसी भी अन्य विषय में उसका रुझान है। और फिर 3 वर्ष शोध करने के बाद उसको उसी विषय पर उसके आगे के पूरे जीवन काल की शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमें उसका रुझान है। यदि किसी को तकनीक में है तो वो सारा जीवन सिर्फ तकनीक को पढ़ेगा जी। उसको इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा बेवजह, उसको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको कॉमर्स नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको टेक्निकल चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी और फिर वो बच्चा टेक्निकल मामले में विशेषज्ञ बनकर निकलता है। इसीलिए तकनीक में जापान आज बहुत उन्नत है जी। और हर क्षेत्र में जी। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है जी। यह भी इसके लिए मैं समझता हूँ दोषी है मैडम, इसको भी बदलने की आवश्यकता है। हाँ, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें करके है, उसमें तो बातें अब आगे जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, अच्छा, तो स्वरूप हमको देखने के लिए मिलेगा, उसमें फिर बदलाव का क्रम हो रहा है। जी। इसमें जी 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 जी। अंत में मैं चाहता हूँ, आप बहुत सुंदर लेखिका के रूप में भी आपकी बड़ी प्रसिद्धि है, कहीं आप अपनी लिखी किसी कविता का आप वाचन इस मंच से यदि आप कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। हमारे दर्शकों को आपका एकाध कोई आपके श्रीमुख से कविता, आपकी लिखी कविता। सावंत जी, लेखिका तो मैं नहीं हूँ, पर हाँ मेरा सौभाग्य रहा कि शिक्षा विभाग में थी, तो बच्चों के बारे में शिक्षकों से मैंने जो सुना किया, तो अब तक मैंने शिक्षा पर ही लिखा किया था
और कविता जो लिखती हूँ मैं स्वतः सुखाए। मुझे इस बात की जानकारी हुई कि स्वतः आप सुखाए मैं कुछ ऐसे शब्दों में जिसे कविता कहूँ कि ना कहूँ, हालांकि आजकल तो गद्य कविता भी होती है ना, तो मैं उस प्रकार से मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। आपका आग्रह नहीं टालूंगी। जी तो जी इसलिए वो भी जो कविता मेरी है वो बाल मन के ऊपर है जी हाँ जी है ना। तो बाल मन के ऊपर एक कविता मैंने लिखा था जी जिसका ये परिप्रेक्ष्य था कि एक जब छोटा बच्चा था उसके आंगन में आम का पेड़ था। आम का पेड़ काट दिया जाता है किसी कारण से, तो आम के कटे हुए आम के पेड़ को देख करके जी बच्चा का मन जो प्रभावित होता है जी उस बाल मनोभाव को मैंने लिखने का प्रयास किया था। मेरी कविता का शीर्षक है पेड़ चिड़िया भी देते हैं, जी है ना। एक बच्चा उदास है आज, नहीं है इंतज़ार उसे किसी का आज। माँ कहती है कि पेड़ लकड़ी देते हैं, पेड़ हवा पानी फल और फूल देते हैं, पर माँ क्यों नहीं कहती, या शायद उसे पता नहीं कि पेड़ चिड़िया भी देते हैं। जी हाँ, पेड़ चिड़िया भी देते हैं। और चिड़िया चिड़िया तो न जाने हमें क्या क्या देती है। माँ तुम कहती हो ना कि मैं बदल गया हूँ, न जाने कैसे मैं झगड़ना बंद कर दिया हूँ, जी अब बांटकर खाना सीख गया हूँ। तुम आश्चर्य करती हो ना कि कैसे मैं अब चिड़चिड़ाना छोड़ दिया हूँ। माँ बताऊँ तुम्हें, बता दूँ, रोज़ शाम इन चिड़ियों को मैंने एक छोटा दाना भी बांट कर खाते देखा है। रोज़ शाम इन चिड़ियों को अपने दोस्तों के साथ चहचहाते देखा है। सुबह का भूला मैंने इन्हें शाम को लौटते पाया है। माँ तुम कहती हो ना कि पेड़ सहनशीलता और क्षमाशीलता देते हैं। दरअसल पेड़ ये बातें इतने चुपचाप कहते हैं कि अभी उनकी ये भाषा मैं समझ नहीं पाता, पर चिड़िया की भाषा समझता हूँ, क्योंकि चिड़िया सब कुछ करके बताती है। चिड़ियों को देखकर मैं अच्छा बन गया हूँ, ऐसे ही सब अच्छे बन जाएंगे। जी हाँ, तुम ये भी तो कहती हो कि आदमी आदमी की तरह जीना छोड़ दिया है, इसीलिए हवा पानी मिट्टी और इन चांद सितारों ने भी अपना रुख बदल लिया है। और ये भी कहती हो कि आदमी के लिए पेड़ कटे यदि, तब भी बहुत पेड़ बचेंगे, जी उनकी कमी नहीं होगी। पर पेड़ आदमी के लिए नहीं, शैतान के लिए कटने लगे हैं, इसलिए पेड़ कम पड़ने लगे हैं। माँ, ये चिड़िया शैतान को आदमी बनाती है और आदमी को आदमी की तरह जीना सिखाती है। सच कहता हूँ, मुझे आम का फल बहुत अच्छा लगता है, पर उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है चिड़ियों की बोली। अब तो मानती हो ना माँ तुम कि पेड़ केवल लकड़ी हवा फल और फूल ही नहीं देते, पेड़ चिड़िया भी देते हैं। चलो चिड़ियों को बुलाने फिर से पेड़ लगाएंगे, पर इस बार फिर उसे कभी नहीं काटेंगे। फिर कभी नहीं जी काटेंगे। जी माँ कहती है कि पेड़ लकड़ी हवा पानी पत्ते और छाँव देते हैं, पर माँ ये क्यों नहीं कहती है कि पेड़ चिड़िया भी देते हैं। ये एक बाल स्वरूप में लिखा गया बहुत सुंदर कविता है, जिसको अभी आप डॉक्टर साधना अग्रवाल जी से सुन रहे थे। पेड़ चिड़िया भी देते हैं। वास्तव में चिड़ियों का जो रैन बसेरा है वो पेड़ ही है। आज पेड़ों की कटाई इतने व्यापक तौर पर की जा रही है कि चिड़ियों का जो घर है उनका जो रैन बसेरा है कहीं ना कहीं विलुप्त होने की स्थिति में है। शहरीकरण ने बहुत नुकसान पहुंचाया है प्रकृति को, और विशेष रूप से चिड़िया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसकी मैडम अभी बात कर रहे थे, चिड़ियों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमारे अंचल में ब्राह्मण चिड़ै जिसको हम लोग कहते हैं वो तो अब लगभग विलुप्ति के कगार पर है। बहुत चिंतनीय विषय है, ज़रूर आप इस पर चिंता करिएगा। चलिए जाते जाते मैडम, आज आप इस मंच पर पधारी हैं, बहुत बहुत मंच की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और चाहता हूं कि आप हमारे इस मंच कलाकारों की दुनिया के लिए दो शब्द अपने आशीर्वचन के रूप में ज़रूर प्रदान करें। और हमारी जो बहुत खूबसूरत बहुत शानदार जनता, खैरागढ़ की जनता, हमारे जो दर्शक हैं, बहुत प्रिय दर्शक, जो लोग आपको अभी देख रहे हैं इस प्रसारण के माध्यम से, उनके लिए एक आपका संदेश मंच से ज़रूर होना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ आपसे। जी,
हाँ, सबसे पहले सावन भाई कलाकारों की दुनिया की आपकी पूरी टीम को मैं बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार स्वीकार करती हूँ। और एक बहुत खुशी की बात है कि एक कलाकार को, जो ऐसे कलाकार जिसके पास साधनविहीन कलाकार, अभिव्यक्ति विहीन कलाकार, जी उन कलाकारों को आप लोगों ने मंच दिया, जी मंच दे करके उनका उत्साहवर्धन किया, साथ साथ उनके कला को आगे बढ़ने का मौका दिया है। जी जो कलाकार, कई बार देखने को आता है कि जो कलाकार होते हैं जब उनको सही मार्ग नहीं मिल पाता तो वो भटक जाते हैं और वो उसी चाह में रहते हैं कि कैसे करके मुझे अपना स्थान मिले। बिल्कुल। पर आप लोगों ने प्रदर्शन करने के लिए, उनको उभारने के लिए जो यहाँ पर कलाकारों की दुनिया के रूप में समय दे रहे हैं, उनको अपने उनके कुंठाओं से हटा करके जी आप प्रेरणा की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ले जा रहे हैं, समझ जाओ। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य आप लोग कर रहे हैं और छोटी सी आपकी टीम है जी। और छोटी सी टीम इतना बड़ा कार्य करे कि किसी के भीतर सोई हुई प्रतिभा को जगाना और उसको स्थान दिलाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। ये काम आप लोग कर रहे हैं। और साथ में जो खैरागढ़ के रत्न के नाम से आप लोगों ने कहा कि आज 14वां इंटरव्यू मेरा है, तो मैं समझती हूँ कि आप इस तरह से खैरागढ़ रत्न के नाम से किसी व्यक्ति को आगे नहीं ला रहे हैं, वास्तव में आप खैरागढ़ के रहने वालों की विशेषता को सामने ला रहे हैं। लोगों के सामने, दूसरे जगहों के सामने हमारे खैरागढ़ में ये बात जाती है कि इस नगर में रहने वाले ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं भी यहाँ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य एक तरह से आप अपने खैरागढ़ नगर की सेवा कर रहे हैं। जी। तो अपने आपने, क्योंकि पूर्व में भूमिका के तौर पर जो आपने गीत गाया था, जी धरती वंदन का ही गीत था। जी हाँ जी हाँ। तो धरती वंदन का गीत भी गाया आपने और उसका आपका कर्म भी उसी प्रकार से आप लोगों का है। तो आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आप लोग बहुत आगे बढ़ते रहें और आपके साथ और कदम से कदम मिलाकर कारवां बढ़ता चला जाए आपका। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये थी डॉक्टर साधना अग्रवाल जी, जिनको आप अभी सुन रहे थे। बहुत शानदार लेखिका भी हैं, वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में खूब क्षेत्र में उनकी ख्याति है। बच्चों और बच्चों की शिक्षा में सारा जीवन उनका व्यतीत हुआ है। अभी वर्तमान में बहुत शानदार सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती हैं। चलिए, जितने भी दर्शक आज हमारे इस खैरागढ़ के रत्न कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, हमारे इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, मैं आशा करता हूँ बहुत सारी काम की चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में डॉक्टर साधना अग्रवाल जी के द्वारा कहीं किसी निर्णय पर, निष्कर्ष पर आप भी पहुँचे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगले शुक्रवार फिर से बहुत शानदार शख्सियत से आपकी भेंट मैं करवाऊँगा। मेरे टीम के तमाम सदस्य आदरणीय श्री अभिषेक अग्रवाल जी, श्री किशोर सोनी जी, श्री प्रदीप अग्रवाल जी और मैं स्वयं, इनका भी मैं मन से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो आप सारा कार्यक्रम देखते हैं, यह जो आप सारा स्टूडियो का सेटअप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी तकनीक का पक्ष होता है जिसमें मुझे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। एक मेरा पूरा टीम कार्य करता है। हमारा जो खैरागढ़ के रत्न शुक्रवार को कार्यक्रम आता है, उसके लिए लगभग पूरे सप्ताह भर हमें शोध करना पड़ता है। जिस व्यक्तित्व को हम लोग आमंत्रित करते हैं, उसके विषय में जानकारी जुटानी पड़ती है। यह अपने आप में इस 48 डिग्री के तापमान में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। और मेरे टीम के तमाम सदस्य जैसे अभिषेक अग्रवाल जी हैं, किशोर सोनी जी हैं, प्रदीप अग्रवाल जी हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं और मुझे ऐसे शानदार ख्याति प्राप्त और बहुत प्रभावशील व्यक्तित्वों को लाकर प्रदान करते हैं और फिर मैं उसको प्रस्तुत करने का कार्य करता हूँ। मेरा बस इतना ही दायित्व है। चलिए, अगले शुक्रवार को फिर से किसी विशेष व्यक्तित्व से आपकी भेंट मैं करवाऊँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। शुभ रात्रि।